नमस्कार मित्रों, एनआईएमसीजे एवं विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से मैं कौशल उपाध्याय आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं पूजा कांजानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, भरत मुनि ने जब नाट्य शास्त्र की रचना की थी तो उन्होंने विविध प्रकार के अभिनय की चर्चा उसमें की थी। भारत के काव्य शास्त्र में भी अगर हम देखें तो हास्य रस, करुणा रस, वीर रस, रौद्र रस ऐसे इत्यादि 9 रसों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, हमारी मनोरंजन की आज की दुनिया भी इन्हीं मूल सिद्धांतों को नींव में रखते हुए आगे बढ़ रही है। मनोरंजन की दुनिया में हम सब अक्सर गोते लगाते रहते हैं। जब जब हम कोई एक नई फिल्म या वेब सीरीज देखते हैं तो उतने वक्त तक हम उन किरदारों से जुड़ जाते हैं। कई बार हीरो या प्रोटोगोनिस्ट जब जब एक करप्ट सिस्टम के सामने आवाज उठाता है तो हम भी उसी जुनून के साथ उसके साथ जुड़ जाते हैं। यूं कहें कि उतने वक्त तक हम भी वही किरदार बन जाते हैं। यकीनन ये एक जादू है, और ये जानते हुए कि यह प्रस्तुति सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, फिर भी हम भावावेश में आ जाते हैं। मुझे लगता है इस जादू के पीछे जो अनेक जादूगर है, उसमें से एक मुख्य जादूगर अभिनेता है। हम इन अभिनेताओं को अलग अलग किरदारों में देखते हैं। ये अभिनेता हमें बहुत अलग अलग किरदारों से रूबरू करवाते हैं, और मुझे लगता है कि लंबे वक्त तक हमारे मानस पटल पर इन किरदारों की छाप रहती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय सिनेमा जगत के ख्यातनाम कलाकार और एक मंझे हुए अभिनेता श्री शिशिर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं हम सब की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार शिशिर जी। नमस्कार नमस्कार कौशल जी, नमस्कार। हाँ जी, शिशिर जी, आपका यहाँ विद्यार्थियों के साथ हम संवाद शुरू करें उससे पहले जी एक संक्षिप्त परिचय मैं आपका यहाँ पर करवाना चाहूंगा। वैसे जी आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपका काम ही आपका सबसे बड़ा परिचय, और हम सब आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, आपके काम को चाहते हैं। लेकिन फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमारे साथ जो भी फेसबुक पर जुड़े हैं लोग और हमारे छात्र जुड़े हैं, उनको एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा। जी शिशिर जी तकरीबन पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से अभिनय के साथ जुड़े हैं। जहाँ तक मुझे पता है 1974 से आप थिएटर से जुड़े हैं और थिएटर कर रहे हैं। आपने दूरदर्शन से अपना टेलीविजन करियर शुरू किया था और धारावाहिक स्वाभिमान से आपने काम करना शुरू किया था। उसके बाद अनेक टेलीविजन सीरियल्स, जी टीवी, स्टार, कलर्स गुजराती, कलर्स और बहुत सारी सीरियल्स के साथ आप जुड़े, आपने किरदार निभाए। फिल्मों का करियर आपने 96 में चक्रव्यूह फिल्म से शुरू किया, और उसके बाद कई यादगार फिल्म सत्या, फना, सरकार राज, मैरी कॉम, तनु वेड्स मनु रिटर्न, छिछोरे, राजी, उरी, ऐसी कई सारी फिल्मों में आपने यादगार किरदार निभाए हैं। पिछले कुछ कुछ वर्षों से आप वेब सीरीज में भी पदार्पण कर रहे हैं। आपने लॉकडाउन के वक्त लोगों से संवाद करके बहुत कठिन समय में पॉजिटिविटी फैलाने का भी एक बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ऐसे एक वर्सेटाइल अभिनेता और एक बहुत उम्दा इंसान को यहाँ पर हम गेस्ट के रूप में स्वागत करते हैं। शिशिर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभिनय जगत में आना कैसे हुआ? क्या आपने पहले से तय किया था कि अभिनेता बनना है? कॉलेज वक्त में क्या आप अभिनय करते थे, या फिर कोई एक एक्सीडेंट से आप यहाँ पर पहुंच गए अभिनय अभिनय क्षेत्र में? कौशल जी, पूजा का हाँ और जी। सभी यहाँ जो उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत आभार हूँ। अ, जब पूजा ने मुझसे कहा कि आप लोग ये वेबिनार करते हैं, तो मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि इतने लोग, इतने सारे लोग, इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने फिर लास्ट लास्ट वीक तो खैर मैं नहीं कर पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन इस सैटरडे को मैंने ठान लिया था कि मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे डूबना भी पड़े, अगर मेरा सर नीचे जमीन में भी गाड़ना पड़े तो मैं गाड़ लूंगा, को उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आई एम रियली वेरी वेरी प्लीज्ड to be speaking to students of the, I think it's mass communication यस, मास कॉम एंड situation जर्नलिज्म। here. यस सर। uh, आपका जो 9
जी सर, मैं आपका रत्ना जी के इंटरनेट। घर पे हाँ खाना जी। खा रहा था दोपहर हाँ जी। को, खा रहा था को मैं, रत्ना जी और हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं सुनील शानबाग, जो मेरे साथ हमने एक्चुअली शुरुआत ही की थी थिएटर से 1973 में। सो खाना खाते खाते दरवाजा एकदम से खुला और एक शख्स आया अंदर और उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग करोगे? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आती एक्टिंग। नहीं नहीं, तुम एक्टिंग करोगे। मैंने कहा नहीं आती एक्टिंग, मैंने कभी एक्टिंग की नहीं, ना मैं स्कूल में की एक्टिंग ना। खैर मैं स्कूल से ही निकला था। ऋषि वैली स्कूल एक स्कूल है आंध्रा में, तो वहां मैंने कभी एक्टिंग की नहीं। आई वॉज अ वेरी शाई पर्सन। I never was a person who could speak to even 5 people in a room. So मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आती एक्टिंग, नहीं वो मैं तुम्हें एक्टिंग बना के ही छोड़ूंगा। खैर वो बात वहीं खत्म हो गई। हमने खाना खाया, मैं घर चला गया। मुझे नहीं पता था कि उनके साथ 1962 में काम किया था। उस शख्स का नाम है पंडित सत्यदेव दुबे। दुबे जी के साथ 25 साल रहने के बाद जो कॉन्फिडेंस एक एक्टर में आता है, वो हमने बहुत सारे एक्टरों में देखा। अमरीश पुरी से लेके नसीरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर, जयदेव अतंगड़ी, रोहिणी अतंगड़ी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं। तो उस समय दुबे जी एक प्ले लिख रहे थे जिसका नाम था संभोग से संन्यास तक। तक वो ओशो का प्ले था। संभोग से संन्यास तक दुबे जी का प्ले था। उसमें एक किरदार था, तो उन्होंने कहा कि तुम ये प्ले करोगे। मैंने कहा चलो ठीक है। खड़ा तो रहना नहीं आता था स्टेज पे, एक्टिंग शुरू कर दी हमने। नसीर भाई आए। उस समय नसीर भाई शायद कुछ सर पल्ले के। नहीं पड़ा, तो वो भी उस प्ले में। हेलो। यस, आपका इंटरनेट बीच में शायद थोड़ा छूट गया था। हाँ जी सर। यस, नाउ यू आर ऑडिबल। अच्छा। हाँ जी सर। तो वो भी आए, उन्होंने एक वर्कशॉप शुरू की। वर्कशॉप शुरू करने के बाद हमारा, मेरे तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी हमने एक्टिंग शुरू कर दी स्टेज पे। वो प्ले हमने बहुत प्ले हुआ था, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश। मैंने गुजराती और इंग्लिश हिंदी में किया था वो प्ले। गुजराती सिर्फ किया था, गुजराती तो आती नहीं थी। लेकिन वो ऐसे प्ले किया कि अगर रात को भी आप मुझे उठाएंगे ये बोलो तो मैं बोल सकता था। इतना रटा हुआ था वो प्ले, वो भी गुजराती में। खैर हिंदी में तो हमने किया ही था। वहां से मेरी जर्नी हुई और शुरू होते होते अभी तक मैं थिएटर कर रहा हूँ रजित कपूर और शहनाज पटेल, राहुल डिकुना के साथ। तो वो एक बहुत ही दिलचस्प जर्नी थी दुबे जी के साथ। और दुबे जी के साथ रहने के बाद कोई भी अगर दुबे जी के साथ 10 साल, 15 साल, 25 साल रहे तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाता है। तो एज अ डिफॉल्ट आई बिकेम एन एक्टर। आई वॉज नेवर एन एक्टर, नेवर वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। मेरे पिताजी बिजनेस किया करते थे, मैंने उनका बिजनेस ज्वाइन भी किया। लेकिन खुशी की बात यह थी कि मेरे पिताजी भी थिएट्रिकल बैकग्राउंड से थे। इक्टा एक संस्था थी, इक्टा मुंबई, तो वो उनके साथ जुड़े हुए थे। और ही न्यू कि थिएटर एंड एक्टिंग इज अ पैशन। अगर वो एक बार कीड़ा घुस गया अंदर तो वो उसे निकालना बहुत मुश्किल है। तो मैं ऐसे करते करते बन गया एक्टर, अगर मैं अपने आप को एक्टर समझता हूं तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। और शुरू होते होते टेलीविजन का दौर आया 1994 में। हमारे एक मित्र हैं विनोद रंगनाथ, जो शो लिख रहे थे स्वाभिमान शोभा डे के साथ। उन्होंने कहा शिशिर एक 25 एपिसोड का रोल है, जाके मिल लो उनसे, देखो अगर तुम करना चाहते हो। नेगेटिव है। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेगेटिव हो पॉजिटिव, इट डजंट रियली मैटर। सो आई वेंट, मेट देम। दूसरे दिन उन्होंने कहा शूटिंग पे आ जाओ, चले गए। वो दिन और आज का दिन मनोज बाजपेयी के साथ एक ही कमरे में बैठ के सिर्फ एक सीन, सारा दिन हम वही सीन रिहर्स करते रहे। शाम को 5 बजे भट्ट साहब ने हमें बुलाया और कहा चलो सीन करते हैं। हमने आधे घंटे में सीन कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको रात को बताएंगे कि आप
सिलेक्टेड हैं कि नहीं इस रोल के लिए। चले गए घर, रात को फोन आया, दूसरे दिन से हमने हमारी जर्नी, एक्टिंग की जर्नी स्वाभिमान के साथ शुरू की। वो 25 एपिसोड, 525 एपिसोड मैंने किए। आशुतोष राणा ने उससे ज्यादा किए, मनोज बाजपेयी ने उससे भी ज्यादा किए। तो हम सब, आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली दैट a lot of good actors came out from the Swabhiman stable. Very true. बिल्कुल इंटरेस्टिंग जर्नी थी। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं बहुत बार दोहरा चुका हूँ ये जर्नी, क्योंकि हर बार एक कोई ना कोई पूछता ही रहता है कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी। तो मेरी जर्नी एक ड्राइंग रूम से शुरू हुई, जहां हम दोपहर का खाना खा रहे थे और एक दरवाजा खुला, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में दरवाजा खुला, एक शख्स अंदर आए, एक्टिंग करोगे? तो हमारी जर्नी वहां से शुरू हुई। वाह वाह। बिल्कुल सर। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि इस तरीके से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, तो कहा जाए किसी भी किरदार का अगर आप चयन करते हैं तो किस तरीके से आप करते हैं कि हाँ मुझे ये किरदार करना है, मुझे ये किरदार की भूमिका निभानी है, तो आप फिल्मों का, टेलीविजन शोज का चयन किस तरीके से करते हैं? पूजा, शुरुआत में हमने तो कुछ सोचा भी नहीं था कि ये करना है, ये नहीं करना है। जो भी आता था हम करते जाते थे, क्योंकि कंपटीशन इतना था। एक दौर था जब सिर्फ DD1 हुआ करता था। एक शो था शांति के बाद स्वाभिमान आया। उसके बाद सैटेलाइट चैनल्स आने शुरू हुए, स्टार हुआ, जो भी जितने भी सैटेलाइट चैनल थे, प्रोडक्शन हाउसेस आ गए फील्ड में। एकता कपूर जो उस समय बहुत पॉपुलर थी अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ, बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ, तो वो बहुत सारे शोज लेके आ गई। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस मशरूम जैसे स्प्रिंग अप होने लगे। तो हमारे पास तो कोई चारा नहीं था। हमने सोचा चलो कर ही लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, बंद तो होने वाला है शो, चलो ये भी किरदार कर लेते हैं, वो भी किरदार कर लेते हैं। पर फिर एक दौर आया जब हमने सोचा कि नहीं भाई, इतने सारे शोज एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि टाइम भी देना पड़ता है। एक किरदार के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। वो एक रैट रेस हो गया, वो एक कंपटीशन हो गया। उस कंपटीशन में हम, एक चक्रव्यूह होता है, उस कंपटीशन में हम घुस गए, और इतने बुरी तरह से घुस गए कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। तो we just kept doing shows and shows and shows and shows after shows, shows after shows. Didn't realize that we were doing something out of the ordinary. जो किरदार हमें नहीं भी पसंद था वो भी हम करते गए, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग थे जो वो करना चाहते थे। अब जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है तो मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं। मैंने ऐसे 24 साल टेलीविजन में बिता दिए। मैं और कुछ कहने वाला था, लेकिन क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, वो शब्द मेरे मुंह पे था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं कहूंगा। तो मैंने 24 साल इस टेलीविजन में बिता दिए। उस 24 सालों में मुझे सचमुच, मैं कह रहा हूं पूजा, सचमुच कह रहा हूं, मुझे पता नहीं कौन सा किरदार मुझे ज्यादा पसंद है या नहीं पसंद, क्योंकि मैंने इतने किरदार किए कि अब ऐसा लगता है कि चलो वो बाएं हाथ का खेल है, चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। अच्छा ये आ गया, अच्छा कितने दिन चाहिए आपको, चलो मैं इतने दिन दे देता हूं आपको। पैसे के बारे में तो कोई पूछता नहीं, क्योंकि पैसा कोई देना नहीं चाहता। नहीं, आप एक्टर हैं, अच्छा ठीक है शिशिर जी तो कर ही लेंगे, सर 10 दिन चाहिए, पैसे इतने मिलेंगे आप। क्यों? क्या हम मेहनत नहीं करते? आप लोग भी उतनी मेहनत करते हैं लिखने के लिए। प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं टेलीविजन शोज में, लेकिन क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम ऐसे ही बिता दें बिना पैसों के? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो सच कहूं तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब वेब सीरीज आई, जब फिल्में आई, तब हमने सोचा, खासकर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे टेलीविजन बंद कर देना चाहिए और कंसंट्रेट करना चाहिए फिल्मों पे या वेब सीरीज पे, क्योंकि वहां ज्यादा समय लगता है एक एक्टर के लिए, एक किरदार के लिए। पूरा मतलब इफ यू टेक अ 360 डिग्रीज सर्कल, कहां से शुरुआत करनी है और कहां तक अंत है,
वो एक पूरा सर्कल आपको मिलता है, उतना वक्त मिलता है आपको एक किरदार को जाने के लिए। हाँ, तो आपका प्रश्न, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कैरेक्टर करूं या वो कैरेक्टर करूं। हमने कभी चयन नहीं किया, सचमुच। आई एम रियली वेरी वेरी फ्रैंकली टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर। वाह। शिशिर जी, यहाँ पर आपने अभी बात की कि किरदार का कभी सोचा नहीं था आपने कि कौन सा किरदार निभाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये किरदार अभी भी ऐसा बाकी है जो मुझे निभाना? जी, कौन सा ऐसा किरदार है? मैं उसी पे आ रहा था और मुझे पता था कि आप ये प्रश्न पूछेंगे मुझसे। मैं सिर्फ एक, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ऐसा किरदार है जो मैं करना चाहता हूं, और अगर कोई मुझे वो किरदार दे तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूंगा। वो है एक ब्लाइंड मैन का, विदाउट ग्लासेस। अगर आपने नसीर भाई की फिल्म देखी होगी, स्पर्श, एक बहुत ही कमाल की फिल्म है। ही इज माई आइडल, ही विल रिमेन माई आइडल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई जस्ट वॉन्ट टू डू दैट वन कैरेक्टर विदाउट ग्लासेस। ग्लासेस पहनने के बाद तो कोई भी कर सकता है, वो पता ही नहीं चलता आप कहाँ देख रहे हैं कहाँ नहीं देख रहे हैं। कैमरा में से तो उतना दिखता नहीं, लेकिन आंख खोलने के बाद आपको वाकई में नहीं दिखता है, वो ऑडियंस को महसूस होना चाहिए। Exactly. That is what you have to go with the audience. You have to convince yourself about a particular character. Only then will you be able to convince the audience कि आप ये कैरेक्टर कर सकते हैं, कर रहे हैं, और किस हद तक करना चाहते हैं. So I want to play that one character. If somebody is listening to this, please, I would really request, I would love to play that character. I'm going to tell somebody very soon. अगर कोई दोस्त है मेरे इस फील्ड में तो मैं जरूर उनसे कहूंगा, डायरेक्टर से जरूर कहूंगा कि भैया अगर ऐसा कोई किरदार निकला तो प्लीज पहले मुझे फोन कीजिएगा. अगर मैं सूटेबल हूं तो आई विल डेफिनेटली वांट टू डू इट. बहुत अच्छा. हाँ जी, बिल्कुल सर. तो सर, जैसे कि बात की जाए, युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से आकर्षित हो जाती है, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि फिल्मी दुनिया एकदम आसान है, एकदम अच्छे तरीके से काम चलता है, जल्दी से हमें लीड रोल मिल जाता है. तो अगर बात की जाए एक संघर्ष की, जो कहीं ना कहीं एक कलाकार की जिंदगी में होता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पूजा, फॉर्चुनेटली मेरे साथ तो ऐसा संघर्ष हुआ नहीं. आई वॉज लकी, क्योंकि उस समय सैटेलाइट टेलीविजन था नहीं, एक DD1 था. अब DD1 में कितने शोज हुआ करते थे, वो इसीलिए कोई कंपटीशन था नहीं. और नेटवर्क इश्यू शायद वहां पर है. हम थोड़ा इंतजार करते हैं, शायद शिशिर जी के पास शायद स्ट्रगल तो आपको करना ही. पीपल Yes, sir. Your mic is mute, sir. सॉरी, वो एकदम से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, चला गया होगा. नेट डिस्कनेक्टेड. यस सर. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं. हमको एवरीथिंग कैन नॉट बी गिवन ऑन अ प्लेटर. लॉट्स ऑफ पीपल हैव गॉट थिंग्स ऑन अ प्लेटर, लेकिन उन्होंने उस चीज का इस्तेमाल. इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रगल नहीं करेंगे. यू नॉट ओनली यू, आपके आजू बाजू जितने भी लोग हैं वो आपसे बहुत खुश होंगे. तो प्लीज डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ द स्ट्रगल. संघर्ष हमने नहीं किया, लेकिन आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी. तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो प्लीज डरिएगा मत. स्ट्रगल से ही आप आगे बढ़ सकते हैं. आप उठते, आप कहते चलो मैं आज
ऑडिशन के लिए जाऊंगा, लेकिन डू नॉट बी इफ यू आर नॉट it doesn't mean that you are come back home about it morning उनका नेट छूट गया लगता है शायद। हम थोड़ा इंतजार फिर से करते हैं। जरा जान करो ना, टेक्निकल इशू लगे। यस सर, हाँ जी, आप फिर से कनेक्ट हो गए। यस सर, सॉरी मैं पता नहीं ये आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। हाँ, समथिंग देयर इज समथिंग। So please do not feel dejected, disillusioned. This is an industry where people get disillusioned very fast. Patience नहीं है। अगर पेशेंस आप में नहीं है तो प्लीज इस इंडस्ट्री को हाथ मत लगाइए। You need the patience because this industry requires mental patience. You can, अगर आपको 2-3 ऑडिशंस नहीं मिले तो you can really go astray. आप किसी और फील्ड में और दोस्तों के साथ कुछ और करने लगेंगे आप, क्योंकि you're suddenly dejected, you're disillusioned. No, please do not be. You have to struggle. You have to go ahead. You have to take that step. If you do not take that step, forget it. Don't do speed. You need to be strong mentally. You need to be strong physically to go through with that struggle. Very true, sir. शिशिर जी, यहाँ पर एक मेरा और सवाल ये है कि आपने तो एक बहुत लंबा दौर देखा है, थिएटर का भी दौर देखा है, थिएटर तो आप आज भी करते हैं, और टेलीविजन और सिनेमा का भी एक लंबा दौर आपने देखा है। तो भारतीय मनोरंजन जगत जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि आज पूरा इंडस्ट्री धीरे धीरे शिफ्ट होकर वेब सीरीज और एक नए दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो कथा या फिर स्टोरी, प्लॉट, ये सारी चीजें कहाँ जा रही है? आप क्या देख रहे हैं आपके अनुभव के हिसाब से? यस सर, आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, बीच में नेट छूट गया था। जी हाँ जी सर, मैं सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ। जी भारतीय मनोरंजन जगत जो है, इंडस्ट्री जो है हमारा, उसका एक लंबा दौर आपने देखा है। दूरदर्शन से शुरू करके आपने काम शुरू किया, जब दूरदर्शन में एक बहुत ही अलग तरीके के पात्र आते थे, अलग कहानी होती थी, वहां से शुरू करके प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स और फिर सिनेमा भी है। आज वेब सीरीज का दौर आया है जहां पर पूरा एक पर्सनल एंटरटेनमेंट के तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है वो आपको कंटेंट दे रहे हैं। तो ये पूरा दौर किस दिशा में जा रहा है, और आपने जो इतने साल देखा है वो दौर किस डायरेक्शन में जाएगा आगे? ओटीटी प्लेटफॉर्म का जहां तक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सेंसरशिप नहीं है, ना ही कहीं और है। और आई थिंक वी आर ट्राइंग टू एप द वेस्टर्न कल्चर, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ विच एंड सिंस देयर इज नो सेंसरशिप, पीपल आर गोइंग कंप्लीटली हेवायर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे शोज हैं जहां ऑडियंस को ज्यादा टिटिलेट करने की जरूरत पड़ गई है उनको टीआरपीज लाने के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टिटिलेट करना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे शोज हैं, बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं जो आप अपने बच्चों के साथ ड्राइंग रूम में बैठ के देख सकते हैं,
छुपाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे जहां तक मेरा सवाल है, मैंने शुरुआत की थी टीवीएफ परमानेंट रूममेट से। यस, जब वो दौर शुरू हुआ था तब हमने कभी नहीं सोचा था कि इट विल टेक दिस डायरेक्शन। It was a very clean kind of a web series yes, we did at that time, and we were very proud of the fact that we did something like that. लेकिन उसके बाद जो दौर शुरू हुआ, OTT platforms आने शुरू हो गए, everybody started scrambling for the OTT platforms, और जो भी कंटेंट वो OTT platform पे डालते थे वो टेलीकास्ट करते थे। उसकी वजह से बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो जहां सेक्स, वायलेंस, फाउल लैंग्वेज जिसकी जरूरत नहीं है, वो यूएसपी नहीं बन सकता आपका। हाँ बिल्कुल नहीं बन सकता, उसको डालने की क्या जरूरत है? आप ऑडियंस को क्यों टिटिलेट करना चाहते हैं? क्या क्लीन शोज नहीं है? क्या क्लीन शोज नहीं बन सकते? मैंने बहुत सारे ऐसे क्लीन शोज किए। मैंने व्हाट द फोक्स एक शो किया था, थ्री सीजन्स वी डिड। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल शो। पीपल टॉक टुडे अबाउट दैट शो। Yes. So why are you wanting to do something just because there is no censorship in this country? So you want to go ahead and do something that is not necessary. Exactly. If it is necessary for the show, for the character, fine, do it. Do it. But if it is not necessary, I don't think it is really needed by the channels to do something like that. Production houses or the writers must keep that in mind, because you have children at home. और आजकल हर बच्चे के पास एक गैजेट होता है। True. 10 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक एक गैजेट होता है हाथ में। True. और आपको पता नहीं होता कि वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। हाउ कैन यू मॉनिटर दिस? कैन यू मॉनिटर इट? यू कैन नॉट मॉनिटर इट। पेरेंट्स अपना कुछ देख रहे हैं, बच्चे अपना कुछ देख रहे हैं, वो रूम में देख रहे हैं, जैसे पेरेंट्स अंदर आते हैं वो बंद कर देते हैं। आपको क्या पता क्या देख रहे हैं? तो ऐसी चीजें लाने के लिए क्यों, क्या जरूरत है? I know there is a lot of talk about no censorship in this country and all that, but is it necessary? Yes. Point is that, I mean, everybody will have their own point of view. This is completely my point of view, that I don't think it is necessary to show something which is not needed. Exactly. And otherwise, then do a kind of a disclaimer kind of thing on your show, that this show is only for people or children who are above the age of 18. 18. And the parents have to monitor this. Yes. अगर वो लोग मॉनिटर नहीं करेंगे तो फिर then you cannot blame anyone. Yes. Very true. जहां तक वो मेरा वो सवाल है कि अगर पेरेंट्स अपने में देखते रहेंगे और अपने में ही खुश है कि बच्चे, ठीक है बच्चे देख रहे हैं ना, बच्चे क्या देख रहे हैं पता नहीं ना। हाँ. So you have to be very careful with that. Yes. Very true. काशीकर सर कुछ पूछना चाहते थे? जी हाँ सर, मेरा प्रश्न आपने जो उत्तर दिया उसी से जुड़ा हुआ है। अभी पिछले महीने भारत सरकार का जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने एक गाइडलाइन जारी की, खास करके डिजिटल कंटेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह के लिए। और उसमें उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रावधान रखा है कि जो लोग ये कंटेंट बना रहे हैं वो ही एक सेल्फ सेंसरशिप का अपना कुछ मैकेनिज्म बनाए। जैसे ये टेलीविजन कंटेंट के लिए बनाया गया है, न्यूज के लिए और बाकी, राइट। तो उसको लेकर एक चर्चा थी, उसमें मैं भी था। तो जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी थे, मैंने उनको ये सवाल पूछा था कि ये तो वही वाली बात हुई कि आपने बंदर के हाथ में शराब की बोतल दे दी और उसको कहा कि तुझे शराब नहीं पीनी है। ये आप उनके ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? जो लोग ये सब कर रहे हैं उन्हीं को आप कह रहे हैं कि आप सेल्फ रिस्ट्रेंट रखिए। ये कैसे होगा? अगर वो रखना ही होता तो फिर ये सवाल ही नौबत ही नहीं आती। आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है? क्या किसी प्रकार की कोई एक सेंसरशिप होनी चाहिए या सब बिल्कुल होनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होनी चाहिए। आई एम ऑल फॉर सेंसरशिप वेयर इट इज नेसेसरी, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, और वो भी 10 साल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, तो आप कहां तक उनको गाइड करते रहेंगे? कहां तक उनको कहते रहेंगे कि नहीं ये मत देखो, वो मत देखो, ये मत देखो, वो मत। So I think it is necessary for the parents themselves. अगर घर से ही बात, charity begins at home always. अगर घर में ही आप सेंसरशिप नहीं लगाएंगे अपने हिसाब से,
तो फिर यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि आई थिंक द राइटर्स and the production houses must sit together and say whether it is needed for the show or not. Just to titillate the audience and just to go by the Western world, it is really not necessary. At least I feel so. Do not ape the Western world. हमने बहुत एप कर लिया, पिज्जा भी खा लिया, रोटी तो कोई खाता नहीं है, पिज्जा खा लेते हैं, क्यों? So that is, it has gone beyond a particular point. अब now to control that, वो बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि आप अपने बच्चों से कहें कि नहीं प्लीज ये शो आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? वो ऑलरेडी देख चुके होंगे वो शो। Yes. बताएंगे नहीं। How do you monitor that? The charity begins at home. If ignorance is bliss, I know that. But you cannot be ignorant to the extent that, yes, you cannot be ignorant to the extent that, okay, let it be as a children. आप अपने मजे कर रहे हैं, आप ठीक है, बच्चे आवाज नहीं कर रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे, मम्मी 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 नहीं चिल्ला रहे, डैड 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 नहीं चिल्ला रहे, देख रहे हैं कुछ, ये नहीं पता कि क्या देख रहे हैं। I think it is censorship should begin at home with the parents. True. बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि अभी लॉकडाउन की बात की जाए तो इस वक्त ओटीटी जो है बहुत आगे बढ़ा और देखा जाए तो थिएटर वगैरह सब बंद थे, तो कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में यही चीज आने लगी है कि अब ओटीटी जो है वो आगे बढ़ेगा और थिएटर में लोग जाना कम पसंद करेंगे। तो इससे सर सिनेमा जगत को कितना नुकसान होगा? और साथ ही साथ अगर बात की जाए लॉकडाउन की, तो उस वक्त जहां सब लोग अपने घरों में कैद थे, घरों में बंद थे, तो कलाकार के पास कुछ काम नहीं था, तो उस वक्त उनकी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां आई? बहुत ज्यादा परेशानियां आई पूजा। मैं तो सिर्फ अपने बारे में कह सकता हूँ, मैंने बहुत सारे दोस्त हैं जो कुछ नहीं कर पाए पिछले 2 साल में, 2020 से लेके अभी तक, और अभी तो और भी ज्यादा मुश्किलें आएंगी। नुकसान तो बहुत होगा फिल्म जगत की, दुनिया को। पिक्चरें बनेंगी, नहीं बनेंगी, आधी रह जाएंगी, जितने पैसे उसमें डाले हुए वो कैसे रिकवर होंगे ये किसी को भी नहीं पता। पिक्चरें बनेंगी, लेकिन ये इतनी एक्सपेंसिव पिक्चर्स हैं, जो बड़ी बिग बजट पिक्चर्स हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास उतना पैसा है नहीं कि वो रिकवर कर सके। अगर अक्षय कुमार की फिल्म बनेगी या बच्चन साहब की फिल्म बनेगी तो इट्स अ बिग बजट फिल्म, दे स्पेंड crores and crores of rupees। इसका ये मतलब नहीं है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको उतने ही पैसे देगी जितने आपने खर्च किए। तो कहीं ना कहीं, और लोगों के मन में तो अभी भी डर है, थिएटर में नहीं जाएंगे लोग, 50% कैपेसिटी भी होगी तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से एक डर बैठा हुआ है, और वो डर निकालने के लिए बहुत वक्त लगेगा। क्योंकि वो बहुत वक्त लगेगा तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में ज्यादा मतलब कंटेंट तो आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा लोग आएंगे, बहुत ज्यादा प्लेयर्स होंगे इसमें। मे बी न्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स विल कम, सिर्फ अमेजॉन और नेटफ्लिक्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोग आएंगे। लेकिन फिल्म जगत के लिए, वर्कर्स के लिए, डेली वेज वर्कर्स के लिए, जो भी इससे जुड़े हुए, वो बहुत उसमें उनको बहुत नुकसान होगा। जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, इस साल भी होगा, इस साल भी हुआ है। लोग चले गए वापस, उनको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए लॉकडाउन में, कैसे कहां जिएंगे वो लोग। डेली वेज वर्कर्स को बंबई में रहना बहुत मुश्किल है। बंबई एक ऐसी जगह है जहां इट इज नॉट वेरी फ्रेंडली इन द फर्स्ट प्लेस, बहुत एक्सपेंसिव है। आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध के नहीं आ सकते बंबई। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं जो सोचते हैं कि हाँ, दिस इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। यस, इट इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। यू वांट टू ड्रीम बिग, बट देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू स्ट्रगल इट आउट टू ड्रीम बिग। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिल्म जगत के लिए तो खैर ये दिस इज एन अनफॉर्चुनेट स्टेज इन देयर लाइव्स, इन मोस्ट पीपल्स लाइव्स, इंक्लूडिंग माइन, that we will not be able to do the kind of films that we want to do। एक तो डर है शूटिंग पे जाने के लिए, दूसरी बात कितने टाइम में ये फिल्म खत्म होगी,
पता लगे तीसरा वेव आ गया, ठप हो गई फिल्म। टू गेट अप ऑन योर 2 feet अगेन इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपको अपने सारे लोगों के साथ जुड़ना होगा। हमने एक फिल्म शुरू की थी लास्ट ईयर इन मार्च 2020 में। तो वो फिल्म केरला में शूट हम कर रहे थे, तो केरला गवर्नमेंट ने कहा बंद करो, प्लीज गो बैक। हम 12 मार्च को वहां से निकले। यू कैन नॉट बिलीव इट, आफ्टर 10 months वी रीग्रुप्ड अगेन टू शूट द सेम फिल्म इन केरला एंड वी फिनिश्ड द फिल्म फॉर नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के पास कोई काम नहीं था, उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए थे, कोई फिल्म कंप्लीट नहीं हुई थी, बहुत सारे लोग घर चले भी गए थे। अब उनको वहां से वापस लाना, अपने घरों से वापस लाना, क्या गारंटी है? आप गारंटी दे सकते हैं कि आप बंबई आएंगे और हम आपको 4 महीने का राशन देंगे? कोई गारंटी नहीं थी। तो बहुत मुश्किल है। और ये दौर, मैं लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे ऐसे क्लासेस लिए जहां मैं थिएटर वर्कशॉप्स लिए, मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ के लिए वेबिनार्स किए, बिकॉज देयर इज सो मच नेगेटिविटी अराउंड अस। पीपल आर नॉट विलिंग टू बी पॉजिटिव। एवरीबडी इज ओनली टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। कोविड है, कोविड कहीं नहीं जाएगा, कोविड इज हियर टू स्टे। यू कैन नॉट डू नथिंग अबाउट कोविड। इट्स लाइक इन्फ्लुएंजा एंड कोल्ड। आप इंजेक्शन लेंगे, 6 महीने के बाद आपको बूस्टर लेना ही पड़ेगा। So you have to be prepared. You have to be positive. You have to think aloud. You have to talk to people who are positive, not talk to people. रोज फेसबुक में हम पढ़ते हैं कि किसी न किसी की डेथ हो गई, या कोई बीमार है, या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, बेड्स नहीं है, वगैरह वगैरह, पता है। उसके बावजूद आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। सर, लोगों के साथ पॉजिटिव बातें करना बहुत जरूरी है। सॉरी कौशल जी। ये सर, मैं आपने जो अभी बताया लॉकडाउन की ये पूरी बात, उसमें से मुझे एक बात याद आई कि लॉकडाउन में आपने कुछ एक प्रयोग किया था जिसमें घर पर ही रहकर सब कलाकारों ने कुछ शूट किया और एक फिल्म बनाई थी, वो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। कौशल जी, मैंने 4 शॉर्ट फिल्म्स की है लॉकडाउन में लास्ट ईयर। वाह वाह। और एक फीचर फिल्म की है, हाँ, जो कि फीचर फिल्म का नाम है डॉट्स, DOTS। इट्स ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच इट। हम 10 एक्टर्स थे। डायरेक्टर वाज फ्रॉम सिंगापुर, कैमरामैन वाज फ्रॉम कारगर in Maharashtra, in Mumbai, Navi Mumbai, and we were 10 actors, 3 languages. Okay. English, Hindi, Malayalam. Okay. Some of the actors were from Singapore, some from Mumbai, some from Kerala. Yes. So we shot this film just as I'm talking to you. Yes. I had my phone above the laptop, and the phone camera was catching me talking to you. Okay. So it was a dating app. Dots is like a dating app where you meet this person. I meet Pooja. I talk to her about life, about everything. How is she? How is her life? What is happening in her life? What is her hobbies? What are her hobbies? What does she like to eat? ये सब बातें हम करते थे उस ऐप पे, रियल टाइम में 2 घंटा. Okay. But actually you cannot give that kind of time. So 10 actors were interspersed with their stories. And that is why it was called Dots. And we shot this, we put it up, won many awards, still winning awards. So I think it was a great experiment done by Shilpa Krishnan Shukla, who was the director from Singapore. Oh. And we did this. She gave time for rehearsals. हमने rehearsals भी की और बहुत मजा आया. I thought it was a fantastic achievement. It was a 94 minute film. 94 minute फिल्म लॉकडाउन में कंप्यूटर के सामने बैठ के बातचीत करना, it takes a lot. वाह. Sometimes becomes boring also, but then you have to keep your interest going as much as you can. Yes. शिशिर जी, मैं एक अंतिम सवाल पूछूं, उसके बाद पूजा के पास रैपिड फायर राउंड है, और रैपिड फायर के बाद हमारे कई सारे छात्र तैयार है आपसे प्रश्न पूछने के लिए. बिल्कुल. तो
एक सवाल मेरा ऐसा है कि आपने कई सारे कलाकारों के साथ काम किया है, नसीर साहब से लेकर आज के यंग आर्टिस्ट सबके साथ आपने काम किया है, तो अभी भी मन में ऐसी ख्वाहिश कि एक कलाकार या एक डायरेक्टर ऐसे जिनके साथ अभी भी काम करना है, ऐसी कोई ख्वाहिश? मैं नसीर साहब के साथ एक और फिल्म करना चाहता हूँ, वाह। और वो फुल लेंथ फीचर फिल्म करना चाहता हूँ। मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी जो यूट्यूब पे है, जिसका नाम है रोगन जोश। अगर हाँ, आप लोगों ने नहीं देखी यस, वो फिल्म तो बहुत बढ़िया प्लीज फिल्म। देखिएगा। यस 17 मिनट की फिल्म है। यस। मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा नहीं उस सर, फिल्म में। मैंने कॉलेज में यहाँ पर हमारे प्रोजेक्टर पर बच्चों को रोगन जोश दिखाई है। वाह, बहुत खूब, बहुत कमाल की फिल्म बन के आई वो। हाँ जी। और एक कहानी उसकी ये भी है कि उस डायरेक्टर को एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था, एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो नसीर साहब को इन पर्सन 40 साल से ज्यादा जानता हो पर्सनली। यस। तो अवंतिका केरकर जो नसीर की वाइफ प्ले कर रही थी उस हाँ। फिल्म में, उन्होंने संजीव विक्की से कहा कि एक एक्टर हैं शिशिर शर्मा, प्लीज उनके पास जाइए और वो आपको बताएंगे कि नसीर साहब के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने पूछा कि आप नसीर साहब को जानते हैं, कितना जानते हैं आप? तो मैंने कहा मैं नसीर साहब को करीब 44 साल से जानता हूँ। सचमुच आप मेरे फिल्म में काम करेंगे? मैंने कहा जरूर करेंगे, क्योंकि एक तो नसीर साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो वी डिड दैट फिल्म एंड इट वाज फैंटास्टिक। इट डिडंट सीम लाइक नसीर वाज, यू नो, दैट ऑरा कि नसीरुद्दीन शाह है। जैसे मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया था सरकार राज में, गोविंद निलानी साहब ने मुझे कहा था कि शिशिर, जब भी तुम बच्चन साहब के सामने जाओगे, प्लीज ट्रीट हिम एज अनदर एक्टर। If you treat him as Amitabh Bachchan, his aura is too big. Yes. You will not be able to handle it. Yes. So I went with that framework, with that mind, and I did that role with Bachchan Saab and with Nasir. So I would like to do another film with Nasiruddin Shah, but a full feature film with him. और मेरे दो बहुत ही पसंदीदा जो डायरेक्टर्स हैं, एक तो वो है जो जिनके साथ मैंने दो फिल्में की, दोनों के साथ मैंने दो फिल्में की। एक मेघना गुलजार जी हैं और दूसरे हैं नितेश तिवारी। वाह वाह। बिल्कुल सर। तो जैसे सर ने कहा कि अब हम रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड खेलने जा रहे हैं, तो सर मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूं तो हम इसमें आपकी पसंदीदा चीजों के बारे में और जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड के लिए? क्या मुझे एक ही शब्द में आंसर देना पड़ेगा या फिर पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी? नहीं, कहानी भी हो सकती है, एक वर्ड भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकती है। जरूर। Let us see whether I'm successful in this or not. Okay, तो सर क्या आप 100% तैयार हैं? आप मुझे डरा रही हैं अब। ओके ओके, तो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड और उसका पहला सवाल जो है, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? मैं पढ़ता नहीं हूँ। ओके, आपको खाने में क्या पसंद है? आलू की सब्जी, अरहर की दाल और चावल हरी मिर्च के साथ। ओके, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। राजी। ओके, नहीं, क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसमें काम किया है। अगर मैं एक स्पेक्टेटर भी होता या एक व्यूअर होता तो मैं जरूर उस फिल्म को पसंद करता। और इंग्लिश में भी कौन सी पसंद है ये भी बताइए। इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, लेकिन एक फिल्म जो है वो है डॉक्टर शिवागो। यस। ओके, तो सर आपका पसंदीदा गीत कौन सा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी? सिलसिला का गीत है, बच्चन साहब की आवाज में, मैं और मेरी तन्हाई। सर ये बातें करते हैं। वाह। और सर इंग्लिश में? इंग्लिश में 500 माइल्स, इफ यू मिस द ट्रेन। ओके, तो सर जैसे कि आपको आज के वक्त में एक सक्सेसफुल अभिनेता की श्रेणी में गिना जाता है, तो सक्सेस का आपके लिए क्या मतलब है? सक्सेस क्या होता है आपके लिए? मेहनत। और नहीं कुछ कहूंगा मैं, एक ही वर्ड काफी है। ओके, और सर अगर आपको कहा जाए कि अब थोड़ा कोरोना की सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है और आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? बैंगलोर।
ओके। और सर नहीं, एक्चुअली मैं बैंगलोर और दुबई दोनों, दुबई में मेरी छोटी बेटी रहती है, बैंगलोर में मेरी बड़ी बेटी रहती है, तो दोनों घरों में मैं जाना पसंद करूंगा। और वहां इतना आराम है, कुछ नहीं करने को है, बस खाओ पियो, लिटरली खाओ पियो और सो जाओ। ओके। और सर हमारा जो अंतिम सवाल है रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड का, वो ये है कि अगर आप घर पे थोड़ा सा फ्री बैठे होते हैं तो आप क्या करना पसंद करते हैं उस वक्त? मैं सचमुच कहूं, आप लोगों को शायद अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं जब भी घर में होता हूं, आई एम वन ऑफ दोज हस्बैंड्स, आई कैन कॉल माई सेल्फ एन ओसीडी। मैं चप्पल भी अगर उल्टी हो तो मैं वो चप्पल सीधी करके एक अच्छी सी जगह पे, जहां चप्पलें होती हैं या जूते होते हैं, जहां जो भी होता है, उस जगह पे मैं सब कुछ रखना पसंद करता हूँ। मैं वो एक ऐसा इंसान हूँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे घरों में अगर मैं जाऊं तो उनको शायद पसंद नहीं होगा। तो सर यहाँ पे कहा जाए तो आप रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड जीत चुके हैं, क्योंकि आपने वाह! किसी जवाब में 5 सेकंड का वक्त नहीं लिया और आपने जवाब शुक्रिया। आपने मुझे इतना डरा दिया, तो मैंने कहा मैं 5 सेकंड से ज्यादा वक्त लूंगा तो दूसरे क्वेश्चन पे चली जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अभी जो छात्र आपसे बात करने के लिए उत्सुक है उसमें से एक के बाद एक लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्वाति चौधरी मौजूद है, तो स्वाति को मैं बोलता हूँ कि आपका सवाल यहाँ पर रखे। स्वाति। Hello, sir. It is हेलो an स्वाति, talking to you. थैंक यू सो मच। Sir, I wanted to ask कि nowadays it is everything about social media. Like even if anyone is shooting or doing anything, they post it on social media. Like even I am very active on social media. तो कोई सस्ती नाम की जो चीज रहती थी पहले वो अब नहीं रही है. Like we know everything beforehand. तो उसके बारे में like what do you feel? मेरे हिसाब से आपका जो निजी मामला है, जो निजी घर में आप करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालने की कोई जरूरत है नहीं। प्रोफेशनली इफ यू वांट टू पुट समथिंग अप ऑन द सोशल मीडिया, आई थिंक इट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट आजकल की जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, जो नौजवान हैं, वो सब कुछ डाल देते हैं सोशल मीडिया पे। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो यू मोस्ट वेलकम टू डू सो। बट प्रोफेशनली यस, आई थिंक इट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, ये डालने की क्या जरूरत है, वो वही इंसान जाने। तो मेरे हिसाब से अगर आप डालना चाहती हैं तो प्लीज गो हेड, आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन दैट। आई हैव माय ओन रिजर्वेशंस ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। मैं तो कभी डालता नहीं हूँ ना। मैं जब मेरी मम्मी गुजर गई थी इस फरवरी को, तब भी मैंने नहीं डाला था ऑन सोशल मीडिया। और लोग मुझसे कहने लगे कि शिशिर तुमने क्यों नहीं डाला सोशल मीडिया। मैंने कहा ये मेरा निजी मामला है, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई डोंट रियली नेसेसरली वांट टू let the world know. People who want to know will come to me. I don't think it is necessary for the world to know. So that is my personal opinion. But yes, I don't agree with the stuff that is being put on the social media today. Okay. दक्षिणा का एक सवाल है, दक्षिणा सोमैया। दक्षिणा प्लीज अपना कैमरा माइक ऑन करके सर के साथ संवाद करें। कितने साल की हैं आप दक्षिणा? I am 20 years old. My goodness, you look like 11. Okay. Okay, please. So Yeah. first of all, good morning. Good morning. And I'd just like to say that I absolutely love your work, especially in What the Folks. Thank you. So my question is that what tips would you like to give to the younger generation? I mean, as you might have seen, they are escalating in this industry बहुत ज़्यादा like speed में, like they are escalating on a very rapid speed. So what would you like to say to them? What would you like to what are the tips that you'd like to give to survive in this industry? Because it's not, like you said, it's not easy. तुमको मेहनत करनी पड़ती है. It won't be served to you on a platter. I mean, I have seen my sister struggling, and today वो जिस position पे है,
it's not easy for people to get there. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर्टिकुलर चीज पे? अगर इस इंडस्ट्री की बात कर रही हैं आप, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इफ यू आर सीरियस, get into this industry, don't flirt with acting. It's very easy to flirt with acting and get out. But if you're serious, then do it. शिद्दत से काम करो, किसी भी फील्ड में मेहनत से काम करेंगे आप, जो भी आप करेंगे मेहनत से कीजिएगा, वो आपको फल जरूर मिलेगा उसका. I am all for hard work. I am all for concentration. I'm all for focus. I'm all for commitment, and I'm all for determination. For an actor, 3 ingredients are very, very important. One is focus, one is discipline, and one is commitment. वाह. चाहे वो आप एक्टर हो, चाहे वो आप एमएनसी में काम कर रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ भी हो, अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स आप में नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है. फिर आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, आप क्या करना चाहते हैं. You cannot just, flit away your life like a butterfly. You cannot flirt from acting to MNC to startup to business. No. If you want to do acting, then just get down to doing it. Put your head and get down to doing it. Get into a school, get into a crash course, do whatever you want, but do it with commitment. Do it with a lot of focus. Whatever you do, please do not think that everything comes easy in life. All of us have gone through, well, all of us in the sense, all the acting fraternity has gone through a lot. As you said, your sister has gone through a struggle and she's reached a position today where she's very happy. Why is she happy? Because she's reached that position by struggling to get to that position. It is necessary. You have to, set your mind to something and do it. आप लोग एग्जाम्स देते हैं, इतना पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, लाइट जलाते हैं. क्यों करते हैं आप? क्योंकि you want to reach a particular position. You want to reach somewhere in life. If you don't want to reach anywhere in life, then just switch off the table lamp, close your computer, close the books, and go to sleep. There's no problem. There's no point in shirking and trying to tell yourself that you are studying. No, you are not studying. You're not doing it. Just because you keep your books open there, your parents will come, मेरी बच्ची तो पढ़ रही है, ठीक है. But you're not. You have to be truthful to yourself. Only then will you be able to succeed. Failure is always there. There is no easy way to success. Except failure, you will definitely succeed in life. Very true. Very nice. Yes, Lakshmi. I'm sorry, but I have one more question. Yes, how does a person stay his or her authentic self? Like, बहुत सारे ऐसे लोग आप मिले होंगे या आपने देखा होगा जो go on with this mentality of fake it till you make it. So how does a person stay his or her own authentic self? Well, I guess it all depends on the individual, whether he wants to fake it or whether he wants to be himself or herself, and whether he's truthful to himself or herself. For the public eye, you cannot put a facade. You have to be the same person in front of me as well in front of Kaushalji or in front of Pooja or anybody else. You have to be Dakshina. You cannot be Dakshina plus. You need to be truthful to yourself. When you see yourself in the mirror, you must say, yes, I am Dakshina. I am not Dakshina plus. You have to be truthful to yourself. Look into the mirror and look at yourself. Are you being truthful to yourself? You have to be. If you're not, then I think you're fooling yourself. Just because you want to put up a facade in front of somebody, I don't think it is really necessary. Why should it be necessary for anyone to put a facade? If you have to be, then be truthful to yourself and let the other person see Dakshina as Dakshina. Yes. Your name suggests it.
थैंक यू सर। ओके, जय जय जानी, आपका कोई सवाल था? हेलो शिशिर सर। नमस्कार जय। नमस्कार सर, मेरे को आपसे आपके कैरेक्टर के रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी। मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड जो है आर्मी से रहा है जी और आपने भी राजी में भी एक आर्मी ऑफिसर का रोल किया है और जी उरी में भी आर्मी ऑफिसर का रोल किया है। जी लेकिन फर्क ये है कि आपने राजी में एक पाकिस्तानी रेंजर का कैरेक्टर किया है और उरी में सर आपने एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल किया। तो कपड़े के अलावा, जो आपके यूनिफॉर्म के अलावा और क्या क्या डिफरेंसेस है? जैसे कि मुझे मुझे इंडियन आर्मी का पता है क्योंकि मेरे पापा थे एक्चुअली, तो मुझे पता है। तो पर पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी में क्या आप ऐसा डिफरेंस देखते हो व्हाइल प्लेइंग एज अ मूवी कैरेक्टर? ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आपने Yes, उरी sir. देखी, आप फैमिली, आप का बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड है। जो मैंने उरी में जनरल का रोल किया, क्या वो ऑथेंटिक था कि नहीं? था सर, वो बिल्कुल ऑथेंटिक था। हाँ। थैंक यू सो मच। जहां तक पाकिस्तानी ऑफिसर का सवाल है, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जो पाकिस्तानी जनरल्स होते हैं, जैसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से चलते हैं, उनका हाथ का मूवमेंट क्या होता है, सर का मूवमेंट कैसे होता है, वो टोपी कैसे पहनते हैं। ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म के अलावा वो टोपी भी अलग तरीके से पहनते हैं। और एक बात मैं आपको कह दूं, विंटर में फुल स्लीव्स पहनते हैं, समर में हाफ स्लीव्स पहनते हैं। तो एक वो बहुत, it was a very distinct feature between the Indian army and the Pakistani army. That was one very distinct feature. और कपड़े भी नॉर्मल कपड़े जो पहनते हैं, आपने देखा होगा राजी में मैंने वो शेरवानी फ्रॉक जैसी कुछ पहनी थी। So I wanted to be different and people ask me कि आप टाइपकास्ट क्यों हो जाते हैं? तो मैंने कहा टाइपकास्ट का क्या मतलब होता है? टाइपकास्ट वो होता है जो एक हमारे बहुत ही अजीज मित्र थे जिन्होंने सिर्फ पुलिस ऑफिसर का रोल किया था, जगदीश राज। वो टाइपकास्ट हो गए थे। टाइपकास्ट का ये मतलब नहीं कि आप, क्योंकि आप आर्मी जनरल पाकिस्तान के कर रहे हैं या फिर इंडियन आर्मी जनरल कर रहे हैं या फिर चाइनीज के कर रहे हैं, उसमें टाइपकास्ट नहीं होता है। वो अलग अलग किरदार होते हैं, अलग अलग मैनरिज्म्स होते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, the way you portray the characters is very different. Every general is a very different. जैसे मैंने उरी में किया था, I was a very strict kind of a person. But in the Pakistani setup, I was also a family man. I also had a house. I also had children who were growing up. They had their wives. So it was a kind of a family setup. और अगर आपने गौर किया हो, राजी में जब हम टेबल पे बैठते थे तो एक वो रुतबा था एक आर्मी जनरल का। अपने बच्चों के सामने वो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन बच्चे उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। So that was a divide between the father and the son. That was the values that were given then. Unfortunately, उरी में उतना हमने नहीं दिखाया. It was only a couple of scenes. But then he also had his stature. He was an army general. He had to portray himself in front of the prime minister and in front of all the other army officers. तो जहां तक मेरा सवाल है, मैंने राजी के लिए बहुत रिसर्च किया था। मेघना जी ने हमारे साथ बहुत सारी रिहर्सल्स भी की थी, क्योंकि उर्दू में बोलना था हमें। तो वी हैड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द लैंग्वेज। और गुलजार साहब तो मेघना जी के साथ अगर उर्दू गलत हो गई तो फिर वो तो मतलब। सर मैं एक और चीज पूछ लूं सर आपसे, सॉरी जी मुझे ये पूछना है कि आपने रैपिड फायर में आपने ये बोला कि आप जो है हर चीज अपनी जगह पे रखते हो जब आप फ्री होते हो जी। तो आपने कहीं ना कहीं ये आर्मी वाले कैरेक्टर किए, वहां से डिसिप्लिन नहीं, ये एक्चुअली बिकॉज मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, ऋषि वैली स्कूल है, तो वहां से ये आदत लग गई थी मेरे कबर्ड को सजाने की, डस्टिंग की, क्लीनिंग की। हर जगह हर चीज एक अपनी जगह पे होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जगह बनी हुई है।
तो अगर आपका लैपटॉप टेबल पे है और लैपटॉप टेबल पे ही रहना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि सोफे पे रहना चाहिए आपका लैपटॉप। चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका लैपटॉप टेबल पे होना चाहिए। आपका चश्मा अगर आप पढ़ते हैं बेड साइड पे है, तो बेड साइड पे ही होना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर यूजिंग द चश्मा फॉर समथिंग एल्स। तो मेरे हिसाब से अगर एक कुछ लोग आते हैं घर पे और वो चप्पल ऐसे ही उतार के चले जाते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि भैया देखो, ये घर है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। अपनी चप्पलें, अपने जूते प्लीज एक जगह बनी हुई है उस पर रखिए, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। तो मैं बहुत ही कॉर्डियली उनको कह देता हूं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर मैं खुद जाके कर लेता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, अक्षिका यहाँ पर है, अक्षिका चावावाला। अक्षिका यहाँ पर है तो अपना कैमरा माइक ऑन करे प्लीज। यस सर। यस अक्षिका। नमस्कार अक्षिका। हेलो सर, नमस्ते। मेरे को आपसे ये पूछना था कि आपने आपका एक्सपीरियंस रहा है दोनों ही जनरेशन्स के साथ काम करने का, बिकॉज यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लॉन्ग टाइम वर्किंग इन द इंडस्ट्री, तो आपने क्या वर्किंग स्टाइल और माइंडसेट में डिफरेंसेस देखे हैं यंग क्रिएटर्स, यंग डायरेक्टर्स एंड राइटर्स के, और जिनके साथ आपने पहले काम किया? सो व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट यू हैव नोटेड? It's a very good question. I'm glad that you've asked that question. Yes, when we were working in Swabiman, for example, which was my very first show, I didn't know how to handle, camera at that time. But then there were a lot of other people also who were sailing in the same boat. And the writers were prolific writers. They had written a lot before that. They were writing for films before that. So एक mindset चल के हम आए थे कि हमें इतना काम करना है, इतना काम करेंगे, और उससे ज्यादा अगर हमें कहा गया काम करने के लिए तो हम करने को तैयार हैं। लेकिन आजकल के जो राइटर्स हैं और उस जमाने के जो राइटर्स थे या डायरेक्टर्स थे या एक्टर्स थे, उनमें उतनी शिद्दत नहीं है। उस जमाने में बहुत सारा कंसंट्रेशन हुआ करता था, बहुत सारा फोकस हुआ करता था कि we had to work and we wanted to work. But now the younger generation does not have that kind of commitment that they come with. They want everything on a platter. They want everything very easily done. They don't want to read their scenes. They don't want to read their scripts. They don't come prepared with their lines. They just come to the set without understanding what they're supposed to do there, which is not my cup of tea. I come from a very old school of acting. Because I have done so much theater, and because we were told that this is how it is to be done, ये path आपको चलनी ही चलनी है. You cannot cross that line. You cannot cross that path. So the mindset, as far as we were concerned, was that we have to go this way. It was like, like the horses have blinkers on either side. We were like that. We had blinkers. We did not look this side. We did not look this side. We just looked straight. We had that path in front of us. But in today's times, because of the competition, what can you do? Everybody wants to earn money. Everybody wants to showcase their talent, whether it be an actor, whether it be a director, whether it be a writer. It doesn't really matter, but everybody wants to showcase their talent. So there's a lot of competition now. And then, of course, the mindset comes into the picture. How do you actually tackle that? You cannot tackle it because you're running. It's a rat race. अगर आप नहीं, अक्षिता नहीं है, तो शायद दक्षिणा will take it, or Pooja will take it, or I will take it. There is nothing. You cannot wait and say, okay, मैं सोचूंगी इसके बारे में, 10 दिन के बाद मैं आपको जवाब दूंगी. जी नहीं, आपको अगर करना है तो अगले दिन आपको जवाब देना पड़ेगा, वरना छोड़ दीजिए. That is the kind of mindset you must have. You have to be prepared to let go. And if you get something, very good, but you must let go. People are scared of letting go. Of course, because of the competition, they don't want to let go. And that's why when Pooja asked me that question in the beginning, कि आपने कौन से कैरेक्टर्स पे इतना ध्यान दिया या नहीं दिया या चयन करते थे, मैंने नहीं किया, क्योंकि उस समय काम आ रहा था और मुझे काम करना था. It is like out of sight, out of mind, Akshita, in television. If you're not seen on television, there are lots of actors today who are sitting at home.
Because ठीक है, अभी नया generation आ गया. Maybe they don't have work for actors like us or character actors like us. But that mindset has to be done. You have to be prepared to be sitting at home. You need to let go. If you don't let go, फिर तो बहुत मुश्किल है. फिर आप कभी नहीं कुछ कर पाएंगे. Because then you're also so insecure. You know, the actors, the acting fraternity is so insecure that they want to latch on to everything. They don't want to let go. You cannot do everything in life. Yeah? You need to be prepared to let go. You need to be prepared to see that, okay, fine, I'm going to do only this character. Forget it. आ रहे मेरे पास offers, आने दो. आएंगे offers. So I think mindset is a very, very important issue. You have to make up your mind what you want to do in life. In any field, whether it be this field, whether it be any field. Even if you have to teach in your own institution, once you pass out, you have to make up your mind whether you want to do that or you don't want to do it. Very nice. अनन्या यहाँ पर है हमारे साथ. अनन्या, आपका सवाल रखें प्लीज. अनन्या प्रियदर्शन. अनन्या. Yes, sir. नमस्कार अनन्या. Good afternoon, sir. Namaste, sir. Very good afternoon हो गया. हाँ, good afternoon. सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मेरे को आपका वाटर फोक्स में काम बहुत अच्छा लगा एंड दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज और मुझे पता नहीं मैं वो कितने बार देख चुकी हूँ. सो सर थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा एफर्ट दिया उधर सो दैट इट कुड कम आउट द वे इट इज नाउ. थैंक यू. एंड सर माय क्वेश्चन इज कि एक्टिंग में व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लव द मोस्ट? Acting. Yes, sir. It's very difficult, Ananya, to answer that question. What is the one thing that I love the most? What I love the most is to when I get a script, I like to go through the script thoroughly. You know, lots of actors today get a script and they suddenly start acting, which is not what we've been taught. We've been taught to read the script over and over again, as much as possible. Try and understand what those lines mean. Try and understand if there is a subtext to it. Try and understand what the dialogues mean to you, what those lines mean to you. It's very easy to learn those lines. The moment you start learning those lines, you forget what those lines mean. Because you're so concentrated in learning those lines that you don't want to know the meaning of those lines. First know the meaning of those lines and then start learning those lines. So I think that process is a very beautiful process. To sit with actors, to do rehearsals with actors, to do rehearsals with directors. I think it's a very beautiful process which brings out the best in you. It is like evolving a character out of nothing, basically. So I prefer doing those kind of readings, those kind of rehearsals with fellow actors, with directors who are interested in doing it. I'm more than happy to be there at any given point of time. Thank you, sir. And sir, it is a really nice session going on, sir, and I'm enjoying it a lot. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Shishi ji, namaskar. My name is Shashikant Bhagat. Namaskar. And I would like to add the line in Ananya's question. Okay. Yes. I have to ask 3 questions. The first question is, you have also played a... It's not rapid fire, no? No, it's not rapid fire. Absolutely not. Okay. The first question is, you have also played a different role in the ad films, right? And especially with the children. Okay. So, you know, when you do the ad films, there are 2 things always happen. That is the commercial value of the ad and of course the message. So how you know delve yourself in such type of commercial or the public service announcement ad? This is the question 1. Okay, let me answer that question 1. We'll go question by question. Yeah. You know, unfortunately, Shashikant, I haven't done too many commercials for me to answer that question. But whatever commercials I do, I'm quite conscious of the fact of that particular product that I am actually selling. I don't want to sell something that I do not
believe in. That is purely commercial. Of course, lots of people do it. I'm not against it. If they feel like doing it, they're most welcome to do it. But as far as I'm concerned, I will do those commercials only where I think it is necessary for me to do it, and if it goes along with my image, and if I believe in that product. Otherwise, I will not do it. Second part of that question is regarding the children. If I'm not wrong, you asked me that question. Right. Well, yes, there are lots of ads that are being made, of course, for the product, for the popularity of that product, and they bring in kids also. You have a lot of Maggie, for example, Maggie ads coming in. You have a lot of chips ad coming in. But again, these kind of foods that they bring in is not the ideal situation for any parent or any household, because obviously the children would want to eat the Maggie noodles, they would want to eat the chips, they would want to eat whatever junk food is being thrown at them. But then if you see the flip side, those products have to be advertised. Without the advertising, they're not going to be able to sell those products. Of course, most of the products are very popular in any case, so I don't think they need to popularize it even more. But that is how the ad film industry is. The more you see it, the more you want it. The more you see Cadbury, the more you want Cadbury. If you're diabetic, also you want it, but you may not eat it. It's like chips. Even I would like to eat those chips, but then again, it is junk food. I would like to eat Maggie. Again, it is junk food. Whether it is healthy or not for your kids, you have to be able to, draw the line between eating those foods and not eating those foods. And that's where the advertising comes into the picture, which is very, very important for them as well. Okay. My second question is, I think best of my knowledge, I have not seen you playing a villain role in any movie. Yes. Right. And if you get a chance to do a villain role in the movie, I'll jump at it. No, I would love to. I have done a lot of negative roles in television, but I have not yet done something worth my while in film. Yes, that is very true. That is very true. I will jump at it. If somebody does give me a villainous kind of a negative role, I would more than I don't know. I probably will not sleep that night once I get to know that I'm doing the main negative role in a film. Right. And the last question is, the government of India is asking the proposal from different film stakeholders that under the Cinematography Act 1952, under this UA, so 3 or 4 categories would like to add, that is the UA 7+ and UA 13+ and UA 16+ certification in the movie. Would you like to favor that things? I mean, absolutely, I would definitely want to do that. Yeah, 100%. There's no question about it. It will save a lot of trouble for the parents. True. I don't know whether that will be applicable with the households. That is completely left to the households to decide. Yes. But as far as the certification is concerned, I think it is really, really necessary for them to bring in this certification. Of course, it all depends on how the parents look at it and whether they want their children to go ahead with it or stop it and nip it in the bud. Okay, that's all I want. Thank you Shashikant. शिशिर जी, एक छात्र हमारा है हैप्पी कुमार, उसने सवाल मुझे भेजा है पूछने के लिए। जी। उसका सवाल ये है कि पिछले काफी वर्षों में सिनेमा बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है और सिनेमैटिक स्टाइल हमने अडेप्ट किया है, वेस्टर्न कंसेप्ट को हमने अडेप्ट किया है, नई स्टाइल अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सारी प्रोसेस में क्या हम अपनी ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी या अपने रूट्स को कहीं मिस कर रहे हैं, खो रहे हैं? क्या बिल्कुल। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि वेब सीरीज जो बन रही हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर को लेके बन रही हैं. दे आर एपिंग द वेस्टर्न कल्चर व्हिच इज नॉट नेसेसरी. हमारे भारतीय कल्चर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां आप यूज कर सकते हैं. बहुत सारे इंडियन राइटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं. मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहां आप फिल्म कर सकते हैं उसे. निर्मल वर्मा की बहुत सारी कहानियां हैं, बादल सरकार की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे इंडियन
राइटर्स हैं जिन्होंने इतना कुछ लिखा हुआ जो अभी तक पर्दे पे नहीं आया, तो उसे यूज करने के बजाय आप वेस्टर्न कल्चर को यूज कर रहे हैं, ये जाती है इंडियन राइटर्स पे, ये जाती है। विजय तेंदुलकर ने बहुत सारा कुछ लिखा था, बहुत सारी फिल्में भी बनी थी और इतनी अच्छी फिल्में बनी थी उनकी कहानियों पे, उनके लिखी हुई कहानियों पे। पंडित सत्यदेव दुबे ने एक कहानी लिखी थी जुनून, जो शशि कपूर ने प्रोड्यूस की थी, वो कहानी इतनी अच्छी कहानी थी वो। तो इंडियन राइटर्स को छोड़ देते हैं और वेस्टर्न कल्चर को आप अपना लेते हैं, ये गलत है। वहां मुझे लगता है कि इंडियन संस्कृति बहुत सारी, मतलब इट हैज जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग इन with shreds. There's nothing that you can tie up the ends with. You know, that is the most important aspect of having web series. Unfortunately, हम भी एक उसी के साथ जुड़े हुए थे, web series के साथ. So I wish we go back to our roots and get Indian writers to, you know, to showcase their talent on the big screen and not use the Western culture so much. Yes sir. अभी भी 3-4 छात्र हैं जो सवाल लेकर कतार में खड़े बिल्कुल, हैं, अगर आप अलाउ करें तो। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं फ्री हूँ, मैं हॉलीडे पे हूँ, आपको जितने भी सवाल पूछने पूछ लीजिए। रैपिड फायर राउंड खत्म हो गया, अब मुझे नहीं, छात्रों का प्यार बहुत ज्यादा है आपके साथ, तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आई एम मोर देन हैप्पी। विधि शुक्ला कुछ सवाल पूछना चाहते थे, विधि प्लीज। Good afternoon, sir. Good afternoon, Vidhi. And I really liked your work in What the Folks. Thank you so much. Thank you. And I'm sorry for the disturbance. Actually, I wanted to ask that what are the institutions and institutes in India wherein we can enroll ourselves, as we've seen that FTIIs and NSDs have a lot of competitions and a limited amount of seats. Yes. So if we want to enroll ourselves into like theater and stuff, then what are good platforms then we can enroll ourselves into? And how much importance does an institute have in this particular field? Well, as far as NSD and Film Institute of India is concerned, FTII, yeah, they're very prestigious institutions, and that's why it becomes very difficult for you to you know, enroll in one of those institutes. But there are a lot of other drama schools, there are a lot of other schools where crash courses are given in acting. I don't know how good or bad they are. I will not say anything because I've not been to one of them. But yes, you can enroll with theater groups. If you are in Mumbai, you should just go to Prithvi and ask them what are the theater groups that are running there. You can enroll with one of them. Start from the very beginning. Don't try and aspire to be an actor as soon as you get into that theater group, because that is not what is really needed from an actor. I think you have to start from the very lowest rung of that ladder and then climb up that ladder as you go along. But yes, I think NSD and FTII are the two. There is Anupam Kher's Acting Institute as well. There is Namit Kishore's Acting Institute as well in Mumbai. There is Barry John in Delhi. I don't know whether he's still doing it or not. But there are a couple of such institutes or institutions which give you crash courses in acting. And you should try and, Balaji is one in Mumbai as well. So you should try and enroll with one of them if you're serious about it. They charge a hell of a lot of money. So don't waste that money. If you're just flirting with acting, I suggest you don't go there. If you are serious about doing something in acting, if you seriously want to pursue this as your career, then go there, splurge that money, spend that money, think. I don't know whether it will be worth your while or not, but you're most welcome to do so. Thank you so much, sir. Have a nice day. Thank you. Okay, वृंदा हमारे साथ है। वृंदा, आप यहाँ पर आए और अपना सवाल पूछे। वृंदा सिंह। Yes, sir. सर माय कैमरा ऑन करना पड़ेगा सर? आपकी प्लीज, अगर आप ऑन कर दी तो बहुत ही अच्छा है, मैं आपकी शक्ल भी देख लूंगा। हाँ जी। नमस्कार वृंदा।
नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपके चेहरे पे इतनी लाल लाइट क्यों है? सर एक्चुअली में क्या है, पर्दे की वजह से। ओह, आप पर्दे के पीछे हैं कि पर्दे के आगे हैं? नहीं नहीं सर सर अभी तो फिलहाल स्टूडेंट है तो पर्दे के पीछे ही ठीक है। पर्दे के आगे क्या करेंगे सर भी आके? नहीं, अरे क्यों, ऐसी क्या बात है? नहीं सर, पूछिए। अभी स्टूडेंट है हम, इस वजह से ऐसे ही ठीक है। ये पूछिए पूछिए। सर मेरा ये सवाल है फर्स्ट कि जैसे आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मैं बताया था कि जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया था कि आप 10 लोगों ने अपने 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 घरों से अपने फोन से आप लोगों ने किया था, और ऐसे ही कुछ टाइम बाद टीवी सीरियल्स ने भी एडॉप्ट करना शुरू कर दिया, स्पेसिफिकली जी टीवी ने, स्पेसिफिकली एकता कपूर मैम के जो सीरियल्स थे, आई थिंक कुंडली भाग्य एंड कुमकुम भाग्य, उन्होंने भी ऐसा ही किया था कि उन्होंने फोन से उस चीजों को शूट किया था, जो कि वो चीज कैमरा से कर सकते थे, जबकि जो बाकी चैनल थे स्टार स्टार भारत नहीं और स्टार प्लस, उन्होंने बंद किया हुआ था। तो सर आपके अकॉर्डिंग कोई शॉर्ट फिल्म को इसी तरह से करना और किसी टीवी सीरियल के एक्टर्स को इसी तरह से काम करना, सर उसमें उन्होंने क्या कह सकते हैं कि उन्होंने क्या चीज गलती की, या फिर उन्होंने अडॉप्ट करके सही किया उसे सर, फोन से उसी चीज को शूट करना, क्योंकि सर उससे टाइम कितना लगता है और काफी सारी चीजें। अब मजबूरन अगर आपको करना पड़े तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको एकता कपूर ने कहा है कि मुझे ये एपिसोड कल भेजना है और आपको ये शूट करके देना है, तो आप मना नहीं कर सकती। तो वो एक चीज है। लेकिन हाँ, घर में शूट करना और स्टूडियो में शूट करना या ऑन लोकेशन शूट करना बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आपके पास वो सारा इक्विपमेंट नहीं है, कैमरामैन नहीं है, घर में आपका भाई है, बहन है, मदर है, डॉटर है या वाइफ है, वो कैमरा हैंडल कर रही है, वो शायद सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही हैं। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप अपने खुशी के लिए कुछ शूट करना चाहती हैं, घर में एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहती हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी चैनल के लिए शूट करना, unless and until you have been given specific requirements and specific ideas to be portrayed, only then will you be able to shoot. लेकिन घर में शूट करना टेलीविजन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास ना एक्टर्स हैं, ना इक्विपमेंट है, ना कैमरा ठीक से है, आप अपने फोन के साथ शूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सही नहीं होगा। खास तौर पे उनके लिए जो टेलीकास्ट करते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल डिजिटल and they have to digitize the entire show. They have to digitize the footage that you have sent to them. आपकी आवाज ठीक से नहीं होगी क्योंकि आप कैमरा के ऊपर आपकी आवाज आएगी, you don't have a mic with you. So those things, those constraints are there, but if you have to do it because you have to telecast it, you have to do it. There is no other way out. अभी अगर आप अपनी खुशी के लिए, मैंने अपनी खुशी के लिए 4 फिल्में कर ली, ठीक है, वो 4 फिल्में अच्छी हो गई, भेज भी दी फेस्टिवल्स के लिए, अवार्ड्स भी मिल गए, लेकिन ठीक है, हमने कर ली क्योंकि और कोई चारा था नहीं। हमें वो स्टोरीज बहुत पसंद आई और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भैया ये कैमरा पकड़ो और ऐसे ऐसे घूमते रहना मेरे पीछे पीछे। आज तक मैं उनके पीछे पीछे घूमता रहा, वो कैमरा के साथ मेरे पीछे पीछे घूमती रही। तो वो एक अच्छा मीडियम हो गया था हमारे लिए। सो वी केप्ट आवरसेल्व्स ऑक्यूपाइड विद दैट। बट हाँ, जैसे आप कह रही हैं कि एकता कपूर के शो के लिए अगर आपको करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा ही, क्योंकि उनका टेलीकास्ट रुक जाएगा, उनका वो सीन रुक जाएगा, वो नहीं टेलीकास्ट कर पाएंगे, आगे स्टोरी नहीं बढ़ पाएगी। सो दोस थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। यस सर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। या प्लीज सर, जैसे हम गर्ल्स हैं, आज तारीख में कई हमारे एज की भी गर्ल्स हैं और हमसे बड़ी एज की भी हैं जो टेलीविजन इंडस्ट्री में या फिर ओटीटी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं। तो सर उन्हें हर सिचुएशन से डील करना पड़ता है, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो और लोगों की थिंकिंग हो। तो सर उन्हें उन चीजों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए और उसमें उन्हें कितना पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि कई तरह की यस सर, कई तरह की थिंकिंग के लोग आते हैं जो उन पे गुस्सा करते हैं या फिर उन पे कमेंट पास करते हैं, और जब तक वो अपना नाम खड़ा नहीं कर लेती तब तक उनके साथ वो ऐसे ही रहते हैं। सर आपका उस चीज के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए आपको। बिना पेशेंस के तो आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। पेशेंस चाहिए आपको, माइंडसेट चाहिए आपको। इवन इफ यू आर डिग्रेडेड इन फ्रंट ऑफ समबडी, यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ to put your head up and say, okay, fine, you're saying these things to me today,
tomorrow you will see what will happen. Not that you will want to give it back to that person, but you will put your head high and say, here I am. So I think that is a very strong point you must have, especially girls and ladies in this profession. You need to be very, very strong mentally. Mentally इतना strong होना चाहिए आपको कि आपको अगर कोई गाली भी दे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए. लेकिन ऑब्वियसली चुभती है गाली. कुछ भी अगर कहो तो चुभता है अंदर. ऐसा नहीं कि नहीं चुभता है. मैं अगर आपसे कुछ कहूं तो आपको चुभेगा. But I must be able to come back to you and say, I'm sorry. बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते, इसलिए वो कड़वाहट अंदर ही रह जाती है. आप कुछ बोल ही नहीं पाते, चाहे आपके सीनियर हो या जूनियर हो. अगर मैं आपके पास आके कहूं कि आई एम रियली सॉरी वृंदा, आई शुडंट हैव सेड इट. इन द हीट ऑफ द मोमेंट आई सेड समथिंग. आपके मन में मेरे लिए I will go up in your eyes so much that if I say something to you tomorrow, it will not hurt you. But that person must have the strength to come and say, I'm sorry. I cannot say anything that I want. Of course, मैं heat of the moment में कुछ भी बोल दूं, आपको गाली भी दे दूं, लेकिन वो गाली आपको पर्सनली नहीं दे रहा हूं, आपके बेटरमेंट के लिए दे रहा हूं शायद. बहुत सारे लोग नहीं सोचते इसके बारे में. हमें बहुत सारी गालियां मिली हैं वृंदा, हमने इतनी गालियां खाएंगे कि कुछ पूछो मत. अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो मुझे मतलब आई विल बी अशेम्ड. बट दैट वाज नॉट बिकॉज ही हैड समथिंग पर्सनली अगेंस्ट मी. That was because he wanted me to become a better person, a better actor, for betterment of my own profession. So if somebody comes and degrades you, please have the strength to lift your head high and say, okay, fine, you said this today, doesn't matter. I will come back stronger to you tomorrow. Only then will you be able to survive in this industry. It is not a very friendly industry. Let me tell you that. Exactly. You have to go through. You have to go through a lot and a lot of shit. I'm sorry I'm using that word, but you really have to go through a lot of shit. And I've seen it with my own eyes. I've seen how girls and ladies are, looked down upon just because they are the weaker sex. No. You cannot be. You have to be the stronger sex. You have to say, okay, to hell with you, man. I don't want to leave the job just because you've told me something that degrades me. I want to be there and I will fight for it. I will fight for my equality. I will fight for my rights. I'm not a feminist here that I'm talking to you. But yes, I want you people to, stand up on your 2 feet and say, okay, fine, man. You said this today. I will show you what I am worth tomorrow. Let me come back. Go back home, think about it, sleep over it, and come back the next morning. Not as a person who has taken shit, but a person who will hold his head high and say, okay, fine, sir, I'm here. Tell me what you want me to do. Let that person be shocked. If you come back to me and tell me tomorrow, I'm going to be completely flummoxed. What's happened to Vrinda? Is she okay? Then I will treat you, I will look at you with different eyes completely. My whole demeanor will be completely different towards you. My attitude will be different towards you. So patience is a very, very big game here. If you don't have the patience, then I don't think you can survive in this industry. Whether you be behind the camera or in front of the camera, you need to have patience. You need to struggle. You need to do hard work. Mehnat rang laegi. I'm telling you. I'm telling all of you, please do not shirk your responsibilities. It is very necessary to go ahead and look at your responsibilities. You have been given certain responsibilities, just as you've been given when you're studying. You want to pass. You don't want to fail. Your responsibility is to pass. Your responsibility is to see that your parents are proud of you. So I think in the same manner, when you get out into the open world and when you get into the film fraternity, be strong. Yes, I'm sorry, but you will probably face a lot of backlash being the weaker sex, but be strong. Hold your head high.
and come back tomorrow and say, sir, I'm here, tell me what you want me to do. Yes. ग्रेट शिशिर जी, यस, हाँ जी शिशिर जी, मैं शशिकांत फिर से एक बार एक सवाल लेकर जी, आया हूँ। जी, रैपिड फायर में आपने कहा कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मैं पढ़ता नहीं जी हूँ, नहीं, जी राइट? नहीं, लेकिन पढ़ाई भी दो तरह की होती है, एक हम जो किताबों में पढ़ते हैं और एक हम देख करके भी पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन भी एक अपने आप में रीडिंग है। जी, मेरा ऐसा मानना है कि आपका ऑब्जर्वेशन वाला रीडिंग काफी स्ट्रांग होगा। लेकिन जब अगर राइटिंग की बात आती है तो अपने इंडिया में बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, नॉवेल्स लिखे गए हैं जी, और आपने बहुत सारे ये सब सारे चीजों को एक्सप्लोर किया है एज एन एक्टर, राइट? जब आपको कुछ अगर लिखने का मन करे, कभी ऐसी इच्छा हो कि मुझे कोई बुक या कोई नॉवेल लिखना हो, तो जो शायद एक अपने आप में यूनिक होगा और अपने आप में कहें तो बिल्कुल अनटच्ड जैसा होगा, तो वो किस जॉनर का होगा और क्या लिखना पसंद करेंगे? मैं जब भी मेरा मूड होता है, मैं बाहर अपनी बालकनी में बैठ के अपने फोन पे नोट्स में कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। क्योंकि मैं कोविड से गुजरा हूँ 2020 में, तो मैं कोविड के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ। एक दो चीजें हैं उसमें। एक, कोविड के बारे में लिख रहा हूँ कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोग क्यों डरते हैं कोविड से, क्यों डरना चाहिए, क्यों नहीं डरना चाहिए। और एक है, एक मोनोलॉग मैं लिख रहा हूं, एक दिन का सफर, जो घर से हॉस्पिटल तक का सफर और उस हॉस्पिटल में एक दिन का बीतना, उसके ऊपर मैं एक मोनोलॉग लिख रहा हूं। तो वो जब मोनोलॉग तैयार हो जाएगा तो देन आई विल वांट टू read it out, or I don't want to read it, I want to perform it in front of an audience. Maybe I will film it and put it up, but I want to do that. And I keep writing little poems. अगर कुछ मेरे मन में आया तो मैंने लिख दिया। मैंने जब मेरी माँ गुजरी थी तो मैंने उनके ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी थी जो मेरे मन में उस समय आई थी और ऐसे ही मैंने लिख दी। तो कभी कभी जब मूड बनता है तो मैं लिख देता हूँ। उदास होता हूँ तो कुछ लिख देता हूँ, खुश होता हूँ तो कुछ लिख देता हूँ, दारू पीता हूँ तो कुछ लिख देता हूँ। तो ऐसे कोई जॉनर तो है नहीं। मैं अपने पिताजी पर एक लिखना चाह रहा हूँ, जो मैंने शुरुआत की थी कुछ साल पहले, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखना चाह रहा था। ही वॉज अ सेल्फ मेड मैन, so I was very intrigued the way he actually fought through life, fought through with his parents, married my mother, what time when he married my mother, how he married my mother, what he did after that, how he actually हम सबको संभाला, मैं और मेरी बहन को, जब हम एक चौल में रहा करते थे और चौल से निकल के फिर एक 2 बेडरूम फ्लैट में आए, 2 बेडरूम से 3 बेडरूम फ्लैट में आए। तो दिस इज अ जर्नी which I want to capture in words. So I sometimes take that time out. And today in the morning, I was sitting outside in my daughter's balcony near the garden, and I was writing something. And I was writing something about the topic that we are going to discuss today. तो मैंने कुछ 20 मिनट में कुछ 4 पेज लिख दिए. So the thoughts just kept flowing, the changing scenario of the Indian entertainment industry. So the thoughts kept flowing and I kept writing. At one point of time, I said, enough. That's when I called up Pooja and I asked her, I said, what is the format for today? So then I was happy that this was going to be the format. ऋषभ हमारे साथ हैं। ऋषभ, आप जी अपना सवाल रख सकते हैं। जी, प्लीज पूछे। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऋषभ। सर, माय क्वेश्चन इज, सर बहुत सारे एक्टर्स जैसे कि आप है सर, परेश रावल सर है, ओम पुरी सर है, आर फ्रॉम ईदर थिएटर और एनएसडी। जी सर, तो डेब्यूटेंट के लिए क्या डिफिकल्टीज हो सकती है अगर वो लोग थिएटर में भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली जंप करते हैं इंडस्ट्री में? तो डायरेक्टली जंप करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज यू लर्न द रूट्स ऑफ एक्टिंग ओनली इफ यू आर इमर्स्ड इन थिएटर। और मेरे हिसाब से आई हैव ऑलवेज एडवोकेटेड दिस पॉलिसी कि if you want to become an actor, please do at least 5 to 7 years of concentrated theater.
हमारे एक दोस्त हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं आज के डेट में, कुमुद मिश्रा, आपने काफी देखा होगा उन्हें। 12 साल, मैं सच कह रहा हूं, 12 साल उन्होंने सिर्फ थिएटर किया। थिएटर should not be made into a stepping stone into the film industry. This is a very wrong notion that people have, that once you get into theater, people will come and see you and get you into the industry. Fine, that is your good luck. But do not use this as a stepping stone. Theater एक पैशन होता है, टेलीविजन और फिल्में एक कमाने का जरिया होता है, रेम्यूनरेशन वहां से मिलती है। लेकिन थिएटर पैशन को रेम्यूनरेशन के साथ जोड़ना मुझे लगता है गलत है। So you must at least do 5 to 7 years of theater before you get into any kind of work in the film industry. Any kind of work. If you want to even be a small actor, small role, उससे शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपके रूट्स सिर्फ थिएटर से ही आएंगे। आपके रूट्स नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक्टिंग की है अगर आप सीधे घुस गए उसमें। आपको कैसे पता चलेगा? कौन आपको सिखाएगा? कौन आपको बताएगा कि कैसे खड़े रहना चाहिए, कहां से लाइट लेनी चाहिए, कैसी आवाज निकालनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए? कौन आपको बताएगा? Only if you go through a process of theater will you be able to understand all these aspects. आपके पास एक टीचर होगा, आपके अलग अलग वो को एक्टर्स होंगे, वो आपको बताएंगे। You should not shirk that. Most actors want to go straight into the television industry or film industry. इसलिए वो एक शो के बाद खत्म हो जाते हैं, या तो वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, या तो चैनल उनको नहीं चाहती है दोबारा, या फिर क्योंकि वो समझते हैं कि सब कुछ आता है उन्हें। You know, Nasiruddin Shah had said one thing very, very clearly, and I think it's a beautiful thing what he said. There is no finality to an actor. आप अगर सोचेंगे, डीपली सोचेंगे कि देयर इज नो फाइनलिटी टू एन एक्टर, देयर इज नो फाइनलिटी टू एन एक्टर। आप रोज सेट पे जाते हैं, रोज अलग अलग लोगों से मिलते हैं, वेयर इज द फाइनलिटी? लेकिन पेंटर के हाथ में अगर आपने एक ब्रश थमा दिया, एक कैनवस पे उन्होंने पेंटिंग उतार दी, उन्होंने अपना नाम लिख दिया, दैट इज फाइनल। ही विल नॉट टच दैट पेंटिंग अगेन। एक म्यूजिक पीस, एक राग, अगर वो खत्म हो गई, जैसे अरंगेत्रम होता है, डांसर, अरंगेत्रम इज वन स्टेप बिफोर यू गेट ऑन टू द स्टेज टू डू योर परफॉर्मेंस। You finish your performance, then what? But an actor always finds something new. Every unit that he goes to, he finds something new. एक नया एटमॉस्फेयर होता है, नए लोगों से आप मिलते हैं, एक नया कैरेक्टर होता है, आपको उस कैरेक्टर को निभाना है। So I think Nasir was very, very clear when he said there is no finality to an actor. इसलिए मैं कहता हूं, मेरे हिसाब से किसी को भी अगर एक्टिंग करनी है तो प्लीज 5 या 7 साल थिएटर में गुजारिए और शिद्दत से कीजिए। ये नहीं कि हाँ 2 दिन गए थिएटर के लिए, नहीं यार यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, साला मेरे को रोल ही नहीं मिल रहा है, मेरे पास कुछ डायलॉग्स ही नहीं है, मैं क्या करूंगा वहां जाके। नहीं, देन दैट इज रॉन्ग। हमने शुरुआत की थी झाड़ू से, पोतना लगाया था हमने पृथ्वी स्टेज पे। हम अपने कपड़े खुद फोल्ड करके बक्से में रखते थे, खुद अपनी गाड़ी में लेके जाते थे। हमने गाड़ी ऐसी ली थी ताकि वो सेट उस गाड़ी में आ जाए। और सेट क्या होता था? 2 स्टूल, एक कर्टन, बस खत्म। मिनिमलिस्टिक। We don't want to use the set. We want to use the actors on stage. So it is wrong on anyone's part to get into. Everybody wants to do this. Yeah, everybody wants to get into the film industry or the TV industry. Now, of course, the web has opened out even more avenues. So everybody wants to do that. Everybody thinks that he's capable or she's capable of doing it. You may be, but where do you get the roots from? Where do you understand discipline? Where do you understand focus? Where do you understand commitment? Where do you understand determination? That will come only if you're doing theater. बहुत बढ़िया।
एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। योगेश यादव सवाल पूछना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने भी सवाल आप लेना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे तो छात्र लगातार मुझे सवाल भेज रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं, लेकिन काफी वक्त हो चुका है तो मैं थोड़ा शॉर्ट डाउन कर रहा हूँ उसको। जी योगेश पूछिए। प्लीज आपका सवाल शॉर्ट में नमस्ते सर। नमस्कार योगेश, नमस्कार सर मेरा ये सवाल है कि अगर आप एक्टर ना होते तो स्टार्ट आप क्या होते? दूसरा, बी प्लान भी लाइफ में रखना जरूरी है क्या सर? सर ये मैं समझा नहीं, आप एक्टर ना होते तो क्या होते और उसके बाद क्या कहा आपने? बी प्लान, लाइफ में बी प्लान होना जरूरी है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक्टर डिफॉल्ट से हुआ हूं। मैं एक्चुअली एक बिजनेसमैन हूं, अभी भी बिजनेस करता हूं और करता रहूंगा। जब तक ये दो हाथ चलते हैं मैं बिजनेस करता रहूंगा। जब तक मेरे पास एक अच्छा सा लैपटॉप है, एक अच्छा सा आईफोन है, मैं बिजनेस करता रहूंगा। चाहे मुझे एक्टिंग मिले ना मिले, वो बी प्लान रहेगा ही रहेगा। मैं आपको योगेश, मैं आपको एक और बात बता दूं और सब लोगों के लिए, एक जमाना था मेरे लाइफ में जब मुझे 11 महीने कुछ काम नहीं था, जबकि मैं 4 शो कर रहा था टेलीविजन पे। सडनली आई वॉज आउट ऑफ वर्क फॉर 11 months। आई वॉज आउट ऑफ वर्क। मैं अपने आप को क्वेश्चन करने लगा। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या मैं अच्छा हूं, एम आई गुड इन एक्टिंग और एम आई नॉट गुड इन एक्टिंग? प्लीज टेल मी, इफ आई एम नॉट गुड इन एक्टिंग आई लीव इट। Channels were not wanting to touch me at all. Production houses were not wanting to give me any work. I decided, I said, what the hell am I supposed to do? Fortunately for me, मेरा बी प्लान था पिताजी के साथ बिजनेस। मैं ऑफिस जाया करता था, रोज जाता था। With him, I used to leave at 8:30 in the morning, go to with him to the office and come back at 5 o'clock. But at the back of my mind, हमेशा यही रहता था कि यार मुझे लोग क्यों पसंद नहीं करते। मैं अपने आप को क्वेश्चन करने लगा, मेरी एक्टिंग एबिलिटीज को क्वेश्चन करने लगा मैं। तो आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड। बट लेकिन आज के जमाने में, आज की क्या, बहुत साल हो गए, बहुत सारे एक्टर्स बी प्लान नहीं रखते हैं क्योंकि इट इज वेरी इजी मनी। वो पैसा आता है, उड़ा देते हैं, सेव भी नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड्स तो अभी आए। मैंने कितने एक्टरों को कहा है कि भैया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, ओल्ड एज के लिए नहीं। ओल्ड एज तो हम लोगों के लिए ओल्ड एज, आप लोगों के लिए ओल्ड एज नहीं है। पर एक पूल होना चाहिए। कहीं आपको काम नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? यू हैव टू डिग इनटू दैट पूल। यू कैन नॉट गो टू योगेश, आई कैन नॉट गो टू कौशल जी एंड से आई वांट मनी। यार ठीक है, वो 1000 रुपए मुझे दे देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? तो प्लान बी किसी के दिमाग में नहीं रहता है। सोचना पड़ता है कि आपको क्या करना है। पैसे आते हैं यार, पैसे आएंगे, मेहनत करेंगे तो पैसे जरूर आएंगे, पर वो पैसों का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? प्लान बी के हिसाब से ही करना पड़ेगा आपको। कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा। यू कैन नॉट लाई ऑन योर लॉरेल्स एंड से अरे मेरे पास तो आज 3 लाख रुपया है, मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। बिना सोची समझे वो 3 लाख रुपए ऐसे ही निकल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड इतने आसानी से मिलते हैं, बैंक इतने आसानी से आपको क्रेडिट कार्ड क्यों दे देते हैं? ताकि आप और इस्तेमाल करें उनके क्रेडिट कार्ड्स। इंटरेस्ट रेट इतना लो क्यों हो गया था? फ्रिज लोग खरीदने लगे, गाड़ियां खरीदने लगे, फोन्स खरीदने लगे, पैसे ही खत्म हो गए। लेकिन वो ईएमआई भरने के लिए आपको पैसे चाहिए। आप मेरे पास आएंगे, 2 ईएमआई आप मेरे से ले लेंगे, तीसरे ईएमआई का क्या करेंगे आप? कौशल जी के पास जाएंगे, वो आपको दे देंगे। उसके बाद लोग सोचते नहीं है। पैसे आते हैं, ठीक है, पैसे आते हैं। इट्स नॉट इजी मनी, इट इज हार्ड अर्न मनी। यू हैव टू बी केयरफुल विथ योर हार्ड अर्न मनी। इट्स नॉट लाइक ग्रोइंग अ मनी प्लांट इन योर हाउस। यार पैसे झाड़ पे नहीं उगते। बहुत लोग नहीं समझते हैं इस बात को। मैं बोल बोल के तंग आ गया हूं कि प्लीज हैव अ प्लान बी इन प्रोसेस। यू मस्ट। अगर आपके पास कल के लिए पैसे काम नहीं रहेगा तो आपके पास कुछ तो सेविंग्स होंगे इन विच यू कैन डिप इन एंड एटलीस्ट ईट। रोज का खाना तो आप खा सकते हैं। जो समझदार है वो ही नहीं करते हैं प्लान बी। तो अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं बिजनेसमैन होता और अच्छा होता। थैंक यू, थैंक यू। आस्था का एक सवाल है, उसके बाद पूजा बात करेगी। बस ये अंतिम 2 सवाल हम लेते हैं। जी जी बिल्कुल। हेलो सर, आस्था। हेलो आस्था, आपकी आवाज इतनी धीमी क्यों है? जोर से बोलिए। ओके
Is it more audible now? Yes. Yeah, no, it's audible. Don't be scared. Don't be nervous. Don't be shy. Just speak out. Yeah, I'm so pleased to meet you, sir. Thank you. I have a question. जैसे मेरी मासी भी इस इंडस्ट्री में है, and she gets the script like a day before or few hours before. जी. तो आपको किस टाइम पे स्क्रिप्ट मिलता था, और आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आप अपना रोल उस स्क्रिप्ट में किस तरह से देखते हैं? आप अगर टेलीविजन की बात कर रही हैं तो बहुत सही है. हमको स्क्रिप्ट आधे घंटे पहले मिलती है और हमको उस आधे घंटे में लाइंस याद करनी पड़ती हैं. हमारा कैरेक्टर क्या है वो ध्यान में रखना पड़ता है, आगे क्या होगा वो ध्यान में रखना पड़ता है, पीछे क्या हुआ है हमारे कैरेक्टर के साथ उसको ध्यान में रखना पड़ता है, और फिर हमें लाइंस बोलनी पड़ती है. तो टेलीविजन के लिए तो ये बहुत सही है कि हमको आधे घंटे पहले स्क्रिप्ट मिलता है. जहां तक फिल्मों की और वेब सीरीज की बात है, हमें स्क्रिप्ट पहले से मिल जाती है. हमें रोल बताया जाता है कि क्या कैरेक्टर है, कैसे किस हिसाब से उस कैरेक्टर को प्ले करना है. डायरेक्टर के साथ बात होती है. टेलीविजन में डायरेक्टर के साथ बात नहीं हो सकती है क्योंकि ही इज बिजी इन ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि उसको डिलीवर करना है. एट द एंड ऑफ द डे ही हैज टू डिलीवर 21 मिनट्स. आसान नहीं है. 21 मिनट उनको डिलीवर करना है, जिसमें से 19 मिनट आप टेलीविजन पे देखते हैं. 2-3 मिनट आपको एड्स के लिए रखने पड़ते हैं. तो ये सब चीजें को लेकर ध्यान में रखते हुए आधे घंटे पहले स्क्रिप्ट मिलती है. वो ज्यादती है एक्टरों के लिए, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स याद नहीं कर पाते हैं और फिर डिले होते रहते हैं. फिर वो देन दे आस्क अस टू एक्सटेंड आवर शिफ्ट 9 to 9, 12 घंटे हम लोग काम करते हैं. तो फिर वो कहते हैं सर वो क्या कल टेलीकास्ट है सर, प्लीज आधा घंटा और दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज. वो प्लीज प्लीज करते करते 11 बज जाते हैं और फिर घर पहुंचते पहुंचते 12 बजते हैं और फिर दूसरे दिन आपको फिर आना पड़ता है. तो हमें टेलीविजन में कभी स्क्रिप्ट पहले नहीं मिलती थी. सिर्फ स्वाभिमान में मिला करती थी स्क्रिप्ट. उसके बाद तो सब कुछ बंद हो गया. फिल्मों में मिलती हैं, वेब सीरीज में मिलती हैं, but in television no. And what is your Masi's name? ममता वर्मा. अच्छा, ममता वर्मा. वो टेलीविजन में काम करती हैं? हाँ जी, वो टेलीविजन में भी करती हैं. She also does advertisement and movies. Okay, lovely. Yes, पूजा. हाँ, सर मैंने कंटिन्यू किया था क्वेश्चन में कि आप जब स्क्रिप्ट देखते हैं तो आप अपना कैरेक्टर स्क्रिप्ट में किस तरह से देखते हैं, मतलब किस तरह से चाहते हैं, या जब पढ़ते हैं तो आपको अपना कैरेक्टर कैसा पसंद आता है स्क्रिप्ट में? मुझे तो मेरा कैरेक्टर हमेशा पसंद आता है, लेकिन डायरेक्टर को मेरा पर्सपेक्टिव पसंद आता है कि नहीं वो अलग बात है. क्योंकि मैं अपने हिसाब से कुछ लेके जाता हूँ एंड आई ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, और कौशल जी को पसंद नहीं आया तो फिर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. फिर मुझे तो उनकी जो राय है कैरेक्टर के बारे में उसी के हिसाब से जाना पड़ेगा. बट मोस्ट टाइम्स यस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन about the character, about the way I perceive a character when I read a script, and I put down my notes and I take it to the director the next morning whenever there is a shoot or if there is a rehearsal or if there's a reading, and then we discuss our points versus his points. And of course एक बीच का मीडियम होता है जहां हम सहमत होते हैं एक दूसरे के साथ, and then we bring in both the perspectives together. But that's a different that's a difficult situation to bring in both perspectives at one time, because you're so stuck in your mind about the way you want to portray the character. But then you have to forget that and you have to bring in what Kaushal ji has told me to, portray on screen. So yeah, I take a little time to read the script. But when I get the script, I want to read it at one go and try and see what kind of a role it is, how big a character it is. Some actors don't want to do a character because there are no dialogues in it. And I think that is a very foolish thing to do for any actor, because without speaking, if you have to portray something with your eyes or with your hand gestures or with your facial expressions, it's the most difficult part for an actor. Really, very, very difficult. Lines तो आप भी बोल सकती हैं. ममता जी को पूछिए उनको कैसा लगता है जब आप वो लाइंस बोलती हो, बिना लाइंस के कैसा लगता है. क्योंकि मेरे हिसाब से बिना लाइंस के अगर आप एक्टिंग करते हैं तो उसमें आपको you have to be very, very well versed as an actor. It's not very easy. It's not very easy at all. आपको जब रोना पड़ता है without having a dialogue, फिर there are two very difficult things on screen. One is laughing and one is crying.
and laughing from the heart, not ha 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 ha, not that. Thank you, sir. Thank you. बिल्कुल सर। तो सर सवाल से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आपने जैसे शिद्दत की बात कही, तो बार बार मेरे माइंड में बॉलीवुड का एक बहुत मशहूर डायलॉग जो है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपको मिला देती है। तो वो डायलॉग बार बार मेरे माइंड में चल रहा था और मेरे को यही लग रहा था कि सर जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमें उस चीज के लिए एकदम हार्ड वर्क करना है, उसमें अपने आप को झोंक देना है। तो सर इसी के साथ अब मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप OTT पर भी पूरा अपने अच्छे तरीके से अभिनय कर चुके हैं, बड़े पर्दे पर भी दिख चुके हैं, छोटे पर्दे पर भी दिख चुके हैं, शॉर्ट फिल्म्स में भी दिख चुके हैं। तो अब आने वाले वक्त में हम आपको किस पर्दे पर देख सकते हैं? आप हाल ही में किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं? मैं अपने घर के पर्दे पे खुद को देखना चाहता हूँ। खैर नहीं सॉरी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं पूजा 2021 में उन्हें आना चाहिए, of course if everything goes well with this COVID situation. मैंने एक नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म की है जिसका नाम है कोबाल्ट ब्लू, एक फिल्म की है जिसका नाम है मासूम सवाल, बहुत ही अच्छी फिल्म है, वो अच्छा सब्जेक्ट है। फिर एक वेब सीरीज की है अक्कड़ बक्कड़ रफू चक्कर, which is the name sounds funny but it is not, it's quite a serious situation. उसके अलावा मैंने एक फिल्म की है मिशन मजनू सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ लखनऊ में, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है शूटिंग, वो कोविड की वजह से हमें बंद करनी पड़ी शूटिंग। फिर मैं टर्की गया था, अभी हाल ही में टर्की गया था, 1 महीना टर्की में रह के आया हूँ। वहाँ एक फिल्म की है एजेंट दुर्गा, परिणीति चोपड़ा के साथ, शरद केलकर भी थे उसमें, रजत कपूर भी थे, हार्डी सांधू भी थे। तो हाँ ऐसे कुछ एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला एंड या इट वाज अ वेरी गुड सब्जेक्ट दैट वी शॉट। आई कैन नॉट रिवील एनीथिंग अबाउट दीस प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई एम बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। वाह, शिशिर जी के साथ आज जो संवाद हुआ है मुझे लगता है हम फैकल्टीज को तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन छात्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं आपकी सोच से। और जिस तरह से मैंने पहले से उनको पूछा था कि कौन सवाल पूछना चाहेगा, और जहाँ तक मुझे याद है कार्यक्रम शुरू हुआ उससे पहले सिर्फ 3-4 लोगों ने ही सवाल मुझे भेजे थे कि हमें बोलना है, लेकिन जैसे जैसे बात चलती गई और वो बच्चे जुड़ते गए उनके मन में अपने आप सवाल आते गए, अपने आप सवाल पूछते गए। और मुझे लगता है सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छे जिंदादिल इंसान के तौर पर हम आपसे जुड़ पाएं, और इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, लेकिन आपके साथ जुड़कर हमें एक अपनापन महसूस होता है, एक अनुभव की सीढ़ी से उतरती हुई चीज़ जो है वो चीज़ हमें सीखने को मिलती है। ये सारी बातों के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। शिशिर जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और इतना लंबा वक्त हमारे साथ आपने बिताया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका, कशिका साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, शशिकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों आपके साथ, सॉरी बच्चों मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं 60 साल से ऊपर हूँ इसलिए बच्चों कह रहा हूँ। Thank you very, very much. It was lovely interacting with each one of you. Please, please, please hold your head high and go for it. Don't step back. बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी। और भविष्य में भी हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, जुड़ते रहेंगे। जरूर, और जरूर। बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़कर। जरूर सर, जरूर, प्लीज। थैंक यू। जब भी आप जुड़ना चाहेंगे प्लीज मुझे एक मैसेज दे दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी सर, जी सर। Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.